हेलो हेलो हेलो, आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। क्या हाल चाल। तो लास्ट लेक्चर थोड़ा बड़ा हो गया था। लेकिन लेक्चर तो 1 घंटे 50 मिनट का था और बाकी के 50 मिनट आपके 1 घंटे 50 मिनट का लेक्चर और बाकी के 50 मिनट मैंने आपको 10-15 साल के पीवाईक्यू करा दिए सारे। और जितने डिटेल में मैंने आपको कोई भी चैप्टर उठा लो, सिर्फ 1D ही नहीं, सिर्फ लॉज ऑफ मोशन ही नहीं, वर्क एनर्जी पावर ही नहीं, कितना लंबा जर्नी था यार हमारा। और अगर तुम यहां तक टिके हुए ना, मैं बता रहा हूं, तो इतना भी इस समय पर भी इतना कर लेने वाले बच्चों की संख्या बहुत कम होती है। बच्चे फिर से शुरुआत करना ज्यादा प्रेफर करते हैं इसके कंपेयर में कि इतना कंप्लीट हो जाए। आपको पता है कि आज थर्मोडायनेमिक्स हमारा खत्म हो जाएगा, उसके बाद 2 चैप्टर बचे आपके, एसएचएम और वेव, और एक यूनिट एंड डायमेंशन। तो अब ड्यूरेशन बड़ा करना या फिर क्वेश्चन ज्यादा डिस्कस करना ये मेरी मजबूरी नहीं है ना, ये मेरा आपके लिए एक वो है, सॉफ्ट कॉर्नर है, या फिर बोलो एक चिंता है कि मैं आपको सब कुछ करा देना चाहता हूं, सब कुछ अच्छे से पढ़ा देना चाहता हूं। और मैं यहां पे खड़ा हूं ना, मुझे बता दो कि कहीं से भी आपने पढ़ा होगा किसी भी चैप्टर में, पूरे ईयर लॉन्ग कोर्सेज में इससे ज्यादा कहीं पढ़ा है तो बता दे। मैं तो क्रैश कोर्स की बात ही नहीं कर रहा हूं। और 1-2% चीजें या क्वेश्चन ज्यादा हो सकता है, थ्योरी की तो बात ही नहीं है। नहीं तुम बताओ, आज फिर मैं आगे बढ़ूंगा। बताओ, पूरे लॉन्ग टर्म लॉन्ग ईयर कोर्स में भी इससे ज्यादा डिटेल में कहीं कोई चीजें डिस्कस हुई है क्या, जितने डिटेल में मैंने आपको पढ़ा दिया अभी तक। और किसी भी चैप्टर की बात कर लो, किसी भी चैप्टर की बात कर लो, चाहे ग्रेविटेशन ले लो, थर्मल ले लो, सॉलिड ले लो, फ्लूइड ले लो, थर्मोडायनेमिक्स ले लो, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर ले लो। थर्मोडायनेमिक्स को देखना बैठ के कितना खूबसूरत तरीके से सारे कंफ्यूजन को खत्म करते हुए मैंने आपको पढ़ा दिए। ठीक है, तो समय लगता है तो आपको कंटेंट भी उस लेवल का मिलता है। अब एक इंपॉर्टेंट बात, एसएचएम और वेब आज के लेक्चर के बाद शुरू करेंगे। आज का लेक्चर का ड्यूरेशन तो रिलेटिवली थोड़ा कम रहेगा। एक मैं आपसे बात करना चाहता हूं, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सुनना। अभी तक जितने भी लेक्चर मैंने आपको दिए हैं, जिस दिन भी दिए हैं, उससे जस्ट एक दिन पहले मैंने नया रिकॉर्ड किया। कोई भी पुरानी रिकॉर्डिंग मैंने आपके लिए यूज नहीं करी। ये शायद आप लेक्चर लेते लेते समझ गए होंगे। अभी तक मैंने आपको शायद 50 लेक्चर लिए हैं, चाहे कितनी भी बड़ी ड्यूरेशन का हो, चाहे 2.5 घंटे का हो या 2.75 घंटे का हो या 2 घंटे का हो, कोई भी पुराना रिकॉर्डेड लेक्चर मैंने यूज नहीं किया। ठीक है, समझ गए, इतना तो मेहनत देख ही रहे होगे तुम। चलिए, तो आगे भी एसएचएम और वेब सब कुछ आपके लिए रिकॉर्ड ही करेंगे। बट यूनिट एंड डायमेंशन एक ऐसा चैप्टर है जिसके अभी 8-9 महीने पहले ही मैंने एक लेक्चर रिकॉर्ड किया है। 5 घंटे का लेक्चर है, यकीन के लिए रिकॉर्ड किया था मैंने, एकदम फ्रेश। 5 घंटे में कंप्लीट नीट के पीवाईक्यू सहित सब कुछ डिस्कस्ड है और एकदम सीक्वेंस में सारे टॉपिक डिस्कस्ड है। मैं चाहता हूं कि यूनिट एंड डायमेंशन का वो लेक्चर मैं आपको प्रोवाइड करूं। 5 घंटे का लेक्चर है, पूरी बात सुन लेना तभी कुछ रिएक्ट करना बेटा। और थोड़ा मेहनत लगेगी, वो लेक्चर देखने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन वो 5 घंटे के लेक्चर आप देख लो मेरे कहने से। प्लीज मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, बस एक चैप्टर छोटा सा यूनिट एंड डायमेंशन, उसके बाद उसका मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन अलग से लगा दूंगा। जेई मेन के, नीट के तो 100% पीवाईक्यू उसमें कवर्ड है, जेई मेन के प्रैक्टिस सेशन मैं लाइव आपके लिए ले लूंगा। तो देखो, अगर मैं उसको रिकॉर्ड करा, नया रिकॉर्ड करा, तो ठीक है, वही चीजें मैं दोबारा रिकॉर्ड कर लूंगा, और वो 2 साल पुरानी नहीं है, अभी 7-8 महीने पहले की। दूसरी बात, उसके जगह पे मैं थोड़ा और मेहनत करके बाकी चैप्टर पे मेहनत कर लेता हूं, और उसके मैं लाइव प्रैक्टिस सेशन ले लूंगा। तो आपको 1% भी कंटेंट का कोई सेक्रीफाइस कहीं से मैं नहीं होने दूंगा। ठीक है ना। तो प्लीज वो लेक्चर मैं संडे को अपलोड कराऊंगा। उस लेक्चर को आप 3 पार्ट में देखना, एक पार्ट में मत देखना। 5 घंटे आप क्यों देखोगे, दिक्कत होगी देखने में थोड़ा। लेकिन ईमानदारी से मैंने वहां पे कोई भी चीज भगाई नहीं है, एकदम डिटेल में डिस्कस किया, स्टेप बाय सारी चीजें डिस्कस करी है। और 100% डिटेल के साथ, वो 185 पेज है भाई, अब इससे अंदाजा लगा सकता है तू। 185 पेज है, लेकिन उसके कुछ क्वेश्चंस पीवाईक्यू बहुत आसान होते हैं, इसीलिए है। मतलब पीडीएफ 185 पेज की पढ़ाए हुए पीडीएफ है उसमें। तो ईमानदारी से वो लेक्चर देख लेना। अब वो लेक्चर होगा थोड़ा लंबे ड्यूरेशन का, लेकिन चाहो तो फिर मैं 2 दिन लेक्चर ना दूं, उसको आप 2 दिन तक बड़े आराम से देख लो। फिर मैं लाइव क्वेश्चन प्रैक्टिस आपके बैच में करा दूंगा। मेरा भी मन है लाइव आने का, और अभी तक मैं लाइव नहीं आया, मेरा भी मन करता है मैं लाइव आऊं, तुमसे बातें करूं, तुम्हारी प्रॉब्लम को समझूं। लेकिन तुरंत मैं सोचता हूं कि यार नहीं, समय तुम्हारे पास बहुत कम है, और मुझे लगता है डर कि बहुत कम समय में बहुत कुछ पढ़ना है यार, मैं थोड़ा भी समय खराब नहीं कर सकता, थोड़ा भी समय पढ़ने वाले बच्चों का खराब नहीं कर सकता। तो मेरा बहुत मन है
लेकिन मैं इसलिए नहीं आता हूं क्योंकि उससे समय का नुकसान आपका हो जाएगा। इसीलिए बस इसलिए मैं अपने आप को रोक के रखता हूं कि नहीं यार, पढ़ने दो, पढ़ना जरूरी है। मैं जितने देर में बस 10-20 मिनट में बातें करूंगा, कुछ डिस्कशन करूंगा, उससे अच्छा मैं 20 मिनट में 20 जेई के सवाल आपको करा दूं, उतना अच्छा कंटेंट आपको मैं पढ़ा दूं। ठीक है, तो ये एक चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन के लाइव डिस्कस करूंगा और बाकी मिस्टर फिजिक्स के भी क्वेश्चंस हम लोग लाइव डिस्कस करेंगे। ठीक है, चिंता करने की बात नहीं है। तो कल ड्यूरेशन थोड़ा ज्यादा हो गया था, तो आज थोड़ा रिलैक्स रखते हैं। ठीक है, टेस्ट अगर आपका कल है तो आप टेस्ट की तैयारी कर लीजिए, आज होमवर्क भी नहीं देते हैं, लेकिन कल आपको एक हेवी लेक्चर मिलने वाला है, रेडी फॉर। और प्लीज कमेंट बॉक्स में, मतलब देखो भाई, शायद तुम एग्री करो, कुछ बच्चे नहीं भी करेंगे कि नहीं नहीं सर जी हम नहीं देखेंगे, तो और तुम्हारे पास ऑप्शन क्या है बताओ ना यार। 2 महीने तो निकल गए, अभी 2 महीने और है गिन के, कोई ऑप्शन और है तो बता दे। ठीक है, तो प्लीज उसको अच्छे से देख लेना प्लीज। ठीक है, चाहो तो मैं अगले 2 लेक्चर 1-1 घंटे का लूंगा। ठीक है, एसएचएम में 1-1 घंटे के 2 लेक्चर डालूंगा। एसएचएम में मैं 4 लेक्चर ले लूंगा, भले ही छोटे छोटे थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाऊंगा, लेकिन यूनिट एंड डायमेंशन प्रॉमिस करो कि कंप्लीट करोगे तभी तुम एसएचएम पे जाओगे, ये प्रॉमिस करो। और तभी मैं एक्साइटेड होके, तभी मैं थोड़ा और मेहनत करूंगा और मैं तुम्हारे लिए प्रैक्टिस सेशन रिकॉर्ड कर लूंगा, मतलब रिकॉर्ड कर लूंगा या लाइव आके ले लूंगा, लाइव आके ले लूंगा, जेईई के क्वेश्चन सीरीज लाइव ले लूंगा। ठीक है, तो प्लीज प्रॉमिस करिए प्लीज कि हम सबसे पहले संडे को थोड़ा ज्यादा टाइम निकाल के, संडे और मंडे 2 दिन में हम पूरा यूनिट एंड डायमेंशन अच्छे से कवर करेंगे, प्रॉपर शॉर्ट नोट्स के साथ, और जितने क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस करे ये सारी करेंगे प्लीज, ये रिक्वेस्ट है आपसे, उसको कर लो तब आगे बढ़ेंगे हम। चलिए, थैंक यू सो मच, अब आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के 3rd लेक्चर में पढ़ेंगे गैस इक्वेशन। गैस इक्वेशन के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट होते हैं, वो आप बताऊंगा। केटीजी मतलब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के क्या एजम्पशंस है वो पढ़ेंगे। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पढ़ेंगे। आरएमएस एवरेज स्पीड पढ़ेंगे। प्रेशर ऑफ द गैस का फॉर्मूला पढ़ेंगे। एनर्जी डेंसिटी पढ़ेंगे। बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पढ़ेंगे। मीन फ्री पाथ पढ़ेंगे। कोलिजन फ्रीक्वेंसी पढ़ेंगे। तो ये देख रहे हो, टॉपिक बहुत ज्यादा है, टॉपिक बहुत ज्यादा है, और ये एकदम फॉर्मूला बेस्ड है, लेकिन बहुत अच्छे से कंसेप्चुअली मैं पढ़ाऊंगा। इसमें ये भी पढ़ाऊंगा, नीट 2025 में ही सवाल आया हुआ है कि कनेक्टिंग बिटवीन टू क्या बोलते हैं उसको, कंटेनर, 2 कंटेनर सेपरेट, उसमें से पाइप लगा के वल्व को ओपन कर दिया, तो क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, उसके बारे में भी डिटेल में बात करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करेंगे गैस इक्वेशन, समझेंगे गैस इक्वेशन क्या होता है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस क्या है, प्रेशर ऑफ द गैस क्या होता है कंटेनर में, उसके बाद डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या है, आरएमएस एवरेज स्पीड क्या होता है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होता है, बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या है, मीन फ्री पाथ क्या है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या है, एनर्जी डेंसिटी और प्रेशर के बीच में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले समझते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी बराबर एनआरटी। पीवी बराबर एनआरटी, कल तो तांडव किया था, ये क्या है इसके बारे में आपने लिखा नहीं, कमेंट मैंने पढ़ा था आपका, आपने लिखा नहीं ये क्या है। तो आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन पीवी बराबर एनआरटी, जहां पे पी है आपका प्रेशर, वी है आपका वॉल्यूम, एन है नंबर ऑफ मोल और टी है टेम्परेचर, आर है गैस कांस्टेंट। आइडियल गैस इक्वेशन की जब हम बात करते हैं, वहां पे पी आपका प्रेशर ऑफ द गैस है, वी वॉल्यूम ऑफ द गैस, नहीं गैस का कोई एक पर्टिकुलर वॉल्यूम नहीं होता, जिस कंटेनर में गैस को रखते हो उसका वो वॉल्यूम ले लेता है। अरे हाँ सर सही, वही तो बात हो गई। आर है गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, गैस कांस्टेंट का वैल्यू होता है 8.31, लेकिन यूनिट, यूनिट यहां से देख लो, गैस कांस्टेंट है तो पीवी तुम्हारा एनर्जी हो गया बेटा, पीवी प्रेशर टू वॉल्यूम एनर्जी होता है, तो एनर्जी नंबर ऑफ मोल पर केल्विन, तो 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन। 8.31 को 25/3 भी लिख सकते हैं। इसी जूल को कैलोरी में चेंज करेंगे तो 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन होता है आर की वैल्यू। तो याद रखिएगा, अगर आर को आप कैलोरी पर मोल पर केल्विन में लिख रहे हो तो 2 लिखोगे, और सीजीएस यूनिट में अगर जूल को अर्ग में चेंज कर तो 8.31 10⁻7 अर्ग पर मोल पर केल्विन। तो बहुत आसान सी बात है। हाँ, नंबर ऑफ मोल को गैस और मोलर मास, गैसियस गैस का टोटल मास और मोलर मास के टर्म्स में कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है नंबर ऑफ मोल को आप नीड के अकॉर्डिंग क्या आप लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बटा एवोगाड्रो नंबर। टोटल नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल बटा एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ मोल आ जाएगा। उसी तरीके से टोटल मास ऑफ द गैस बटा मोलर मास, एमएम मोलर मास, एमएम क्या है आपका, मोलर मास। हाँ सर, ये लिख सकते हैं। दूसरी बात, और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट में क्या रिलेशन होता है, इंपॉर्टेंट है। तो आप लिख सकते हैं के बी बराबर आर बटा एन ए, ठीक है ना, का रीना,
ये क्या है बे? चलो याद रख लो, के बी बराबर आर बटा एन है, इसको याद रख सकते हैं। के बी बराबर आर बटा एन है, जहां पे के बी है तुम्हारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जिसको हम कई बार सिर्फ के से भी लिखते हैं, आर है गैस कांस्टेंट बटा एन है। सो ठीक है, इतना तो समझ में आता है। अब सबसे पहला आइडियल गैस इक्वेशन आपने पढ़ा, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। इसी गैस इक्वेशन को जो गैस कांस्टेंट के टर्म्स में, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के टर्म्स में क्या लिख सकते हैं? तो देखो बड़ा आसान है, पीवी को पीवी रहने दो, एन जो नंबर ऑफ मोल है उसको लिख सकते हैं एन बटा एन ए आर इंटू टी। आर बटा एन क्या है? देखो आर बटा एन क्या है? केवी। तो आर बटा एन को हम केवी लिख सकते हैं। तो पीवी इज इक्वल टू एन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट केवीटी। बस, कई बार केवी को सिर्फ के से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये दूसरा फॉर्मेट हो गया तुम्हारा गैस इक्वेशन का। बताओ इसमें कोई दिक्कत नहीं सर? वेरी इजी। ओके, अब इसमें पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में ही अगर मैं तुम्हें बोलूं एनआरटी, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, एन स्मॉल एनआरटी, तो देखो ऐसे याद रखो, नंबर ऑफ मोल है तो आर के टर्म्स में होगा, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है तो केवी के टर्म्स में होगा। बस आसान है, बस आसान है। चलो अब मुझे बताओ, पीवी बराबर एनआरटी, हम वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं? डेंसिटी के टर्म्स में। जैसे डेंसिटी बराबर मास ऑफ द गैस बटा टोटल गैस की वॉल्यूम। मास बटा वॉल्यूम डेंसिटी होता है, डेंसिटी बराबर मास बटा वॉल्यूम। हाँ सर, तो मैं यहां पे वी को ऊपर ले जाऊं, एम गैस बाई रो लिख सकते हैं। हाँ, पी वी को लिख सकते हैं मास ऑफ द गैस बटा वॉल्यूम, सॉरी बटा डेंसिटी। ओके, नंबर ऑफ मोल को आप एन रहने दो, एन रहने दो, नहीं, नंबर ऑफ मोल को ये लिख लो, मास ऑफ द गैस बटा मोलर मास। देखो तो नंबर ऑफ मोल को मास ऑफ द गैस बटा मोलर मास इनटू आर इनटू टी लिख सकते हैं क्या? हाँ सर। तो सर यहां से मास ऑफ द गैस, मास ऑफ द गैस तो कट गया, बिल्कुल सही बात है। तो पीएम को यहां ले जाओ, तो पी इंटू एम एम बराबर रो आर टी, या रो को डायरेक्टली लिख सकते हो पी एम बटा आर टी। ये क्या है? पी एम, प्राइम मिनिस्टर बटा राष्ट्रपति। नीट में डेंसिटी ऑफ द गैस के पिछले 5 साल में 3 सवाल पूछे गए हैं, तो ये तो आपको याद ही रहना चाहिए किसी भी कीमत पे, ये तो आपको याद ही रहना चाहिए किसी भी कीमत पे। प्राइम मिनिस्टर बटा राष्ट्रपति, क्या याद रहना चाहिए? डेंसिटी ऑफ द गैस इज नथिंग बट प्राइम मिनिस्टर बटा राष्ट्रपति। प्राइम मिनिस्टर बटा राष्ट्रपति, जहां पे पी क्या है? प्रेशर, एम क्या है? मोलर मास, आर क्या है? गैस कांस्टेंट, टी है टेम्परेचर। ओके सर जी, बड़ा आसान है। अब देखो डेंसिटी ऑफ द गैस को मैं ऐसा लिखूं पी, मोलर मास को मैं लिख सकता हूं टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नहीं, एवोगाड्रो नंबर इनटू मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल। ये बताना मोलर मास में एक मोल में कितने मॉलिक्यूल हम मानते हैं? सर एवोगाड्रो नंबर के बराबर। तो मोलर मास को मैं लिख सकता हूं, एक मोल का मास लिख सकता हूं एवोगाड्रो नंबर इनटू मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल। ये है एम है मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल ये है मोलर मास। मोलर मास और मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल दोनों अलग है, बटा, तो ये डेंसिटी आर इंटू टी। अब बताओ एन ए बटा आर क्या होगा? सर एवोगाड्रो नंबर बटा आर। हाँ, तो एवोगाड्रो नंबर बटा आर, तो इसका उल्टा 1 अपन के वी। देखो आर बटा एन ए के वी है, तो ये देखो आर नीचे ऊपर एन ए, तो नीचे के वी आ जाएगा, तो डेंसिटी आ जाएगा पी मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल बटा के बी टी। अब यहां पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर ये छोटा एम बड़ा एम तो मोलर मास है, तो अगर तुम गैस कांस्टेंट के टर्म्स में लिख रहे हो तो देखो पीएम बाई आर टी है, और ये तुम्हारा पीएम बाई केबी टी है, जहां पे केबी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। अब मैं तुमको बताता हूं नीट 2020 में, अब मैं सवाल नहीं लाया एग्जैक्टली ये सवाल नहीं लाया, लेकिन तुमको अगर भरोसा है, ट्रस्ट है, तो सुनना, ये डायरेक्टली फॉर्मूला ही पूछा था और वहां पे बोला था मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल के टर्म्स बताओ, तो सीधा आपको स्मॉल एम लेना था, दैट्स इट। बताओ कोई कंफ्यूजन है? कि बहुत आसानी से मैंने तुम्हारे सामने सारा डिराइव करके लिखा है बेटा। तो आइडियल गैस इक्वेशन के 3 फॉर्मेट आप यहां से देख सकते हो, पीवी बराबर एनआरटी, पीवी बराबर एनकेबीटी एंड पीएम बराबर रो आरटी। ये तीसरा एक फॉर्मेट हो गया ना रे, पीएम बराबर रो आरटी, जहां से डेंसिटी ऑफ द गैस भी डिफाइंड हो रहा है। नीट 2020 में डायरेक्ट ये सवाल था, डायरेक्ट, मतलब मेनी टाइम्स इन नीट एंड जेई, मेनी टाइम्स, तो ये आपको पता होना चाहिए अच्छे से। अभी देखो सवाल री एपीएमटी 2015 का है, सवाल पढ़ो मजा आ जाएगा। क्या कह रहे हैं? 2 vessels separately containing 2 ideal gas A and B at the same temperature, the pressure of A is being twice that of B। मतलब A का प्रेशर B के कंपेयर में डबल है, the pressure of A is being twice that B। Under such condition, the density of A is found to be 1.5 times the density of A। Density of A is found to be 1.5 times the density of B लिखना चाहिए, यहाँ पे गलत लिख दिया है। अच्छा मैं तुक्का इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि यहाँ पे A लिखा हुआ है, तो दूसरे में B ही होगा।
देखो द डेंसिटी ऑफ ए, देखिए डेंसिटी ऑफ ए इज फाउंड टू बी 1.5 टाइम्स द डेंसिटी ऑफ बी। तो डेंसिटी ऑफ ए इज 1.5 टाइम्स ऑफ डेंसिटी ऑफ बी। द रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए एंड बी, मॉलिक्यूलर वेट मतलब मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर वेट। तो देखो अब यहां पे तुम अगर लिखते हो डेंसिटी बराबर पी एम बटा, नीचे आया था आर टी राष्ट्रपति, पीएम बाई आर मोलर मास होता है, या पी मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल बटा केवीटी। इन दोनों ही केस में तुम्हारा टेम्परेचर तो सेम ही बोला है, टेम्परेचर तो चेंज किया नहीं है। टू आइडियल गैस कंटेनर इन ए एंड बी एट सेम, अच्छा बोला है ना सेम टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर बोला है। अब तुम आर के टर्म्स में लिखो या केवी के टर्म्स में लिखो, पहले गैस के लिए भी गैस कांस्टेंट गैस आर के बराबर होगा या बोल्ट्जमैन कांस्टेंट सेम रहेगा, तो ये वाला फैक्टर तो सेम है। तुम्हारा मॉलिक्यूलर वेट का वैल्यू पूछा, तो वेट का रेशियो इससे लिखो या इससे लिखो, क्या ही फर्क पड़ता है, रो बाई पी के इक्वल होगा, रो बाई पी के इक्वल होगा, है ना। तो न्यूमेरिकली मोलर मास और मॉलिक्यूलर वेट सेम ही होता है, लेकिन उसका यूनिट और डेफिनेशन थोड़ा अलग है। तो हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो रो बाई पी आना, जैसे ये लिखो मोलर मास लिखो या मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल लिखो, तो मॉलिक्यूलर वेट को हम रो बाई पी के रेशियो में लिख सकते हैं, ठीक है। तो पहले का ए गैस का मॉलिक्यूलर वेट लिखेंगे तो डेंसिटी ऑफ ए बटा प्रेशर ऑफ ए, बी का लिखेंगे तो डेंसिटी ऑफ बी प्रेशर ऑफ बी। अब यहां से देखो क्या कह रहा है, पीए बराबर 2pb, तो पीए को 2pb लिखो, कहां नीचे है पीए, तो इस पीए को लिखोगे 2pb, ऊपर में है पीबी, और डेंसिटी रो ए को लिखोगे 1 पॉइंट टाइम्स ऑफ रो बी, तो डेंसिटी ए कहां है, यहां है, तो 3/2 ऑफ रो बी, और नीचे तुम्हारा रो बी। अब रो बी से रो बी कटेगा और पीबी से पीबी कटेगा, 3/4 इज योर आंसर, 3/4 इज योर आंसर, खत्म। बस पेशेंटली आपको सॉल्व करना था। देखो तो 4 सवाल नीट के पीवाईक्यू आप कर चुके हैं, 3 सवाल डेंसिटी में घुमा घुमा के पूछा है, और एक ये भी डेंसिटी का ही तो सवाल हो गया, तो 3-4 नीट का पीवाईक्यू इस पर आया। चलिए नेक्स्ट, आइडियल गैस एंड रियल गैस में क्या फर्क है। तो आइडियल गैस में सबसे पहले फॉलो ऑल गैस लॉ परफेक्टली, ये सारे गैस लॉ को फॉलो करता है, जैसे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गेलुजक लॉ, सबको फॉलो करता है आइडियल गैस। ये सब डेविएशन सोज फ्रॉम द गैस लॉ एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, सोज डेविएशन फ्रॉम द गैस लॉ एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर पे ये फॉलो नहीं कर पाता रियल गैस, है ना। इसी का उल्टा हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर अगर करोगे, हाई टेम्परेचर क्या है, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, लेकिन अगर हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर कर दो तो रियल गैस अप्रोक्सीमेटली आइडियल गैस की तरफ वेंट कर जाता है, मतलब उसके आसपास हो जाता है। नो वॉल्यूम डिफाइंड फॉर द गैस, इट टेक्स वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। गैस का अपना कोई वॉल्यूम नहीं होता है, वो कंटेनर का वॉल्यूम ले लेता है आइडियल गैस। नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, एक एक मॉलिक्यूल जो होता है ना, एक एक मॉलिक्यूल, गैसेस मॉलिक्यूल, एक एक एटम बोल दो या मॉलिक्यूल बोल दो, आपस में वो पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं करते। यही तो तुमको बताया था काइनेटिक इंटरनल एनर्जी डिफाइन करते समय। यहां पर देखो एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर वेरी लेस डेविएशन ऑलमोस्ट बिहेव एज आइडियल गैस। देखो ऊपर वाले का उल्टा हो गया, ये ऊपर वाले का उल्टा हो गया। तो अब तुमको मैं समझा दूंगा, परेशान मत हो। लो प्रेशर मतलब प्रेशर कम, और बहुत हाई टेम्परेचर पे जो रियल गैस होता है वो आइडियल गैस की तरफ टेंड्स करता है, मतलब उसकी तरफ वैसा बिहेव करने की कोशिश करता है। एट लो प्रेशर देखो, कम प्रेशर, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर वेरी लेस डेविएशन ऑलमोस्ट बिहेव एज आइडियल गैस, मतलब रियल गैस आइडियल गैस की तरफ जाता है। डिफाइंड वॉल्यूम, इसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है, क्यों, क्योंकि रियल गैस है तो उसका हम वॉल्यूम डिफाइन करते हैं। आइडियल गैस कंटेनर का वॉल्यूम ले लेता है, ये भी कंटेनर की वॉल्यूम ले लेता है, लेकिन इसका कुछ वॉल्यूम हम डिफाइन कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर अट्रैक्ट एंड रिपेल, इसके एक एटम के बीच में मॉलिक्यूल अट्रैक्ट और रिपेल करता है। जैसे देखो जो तुम्हारा गैस एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है ना, जिससे तुम डील करते हो ना, रियल गैस ही, लेकिन जो हमने आइडियलाइज करके उसको गैस इक्वेशन बनाया है, आइडियल गैस इक्वेशन बना है, पीवी एनआरटी लॉस बना है, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, ये सब हम आइडियल कंडीशन में बने। और आइडियल कंडीशन में हमने क्या क्या माना है वो समझिए, कि आइडियल गैस का डेफिनेशन क्या है, किसको हम आइडियल गैस बोलेंगे, है ना। तो क्या क्या अप्रोक्सीमेशन लगाया वो समझिए। सबसे पहला अप्रोक्सीमेशन लगाया मैं कि जो गैस की साइज होती है ना, समझ लीजिए, इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन कुछ आ जाए तो डील कर लेंगे आप। गैसियस मॉलिक्यूल की जो साइज होती है ना, उसके डिस्टेंस के कंपेयर में बहुत छोटी होती है। मतलब अब एक कंटेनर में गैस रखा हुआ है, तो गैस के बहुत सारे एटम मॉलिक्यूल्स होंगे, तो उनके मॉलिक्यूल के बीच में जो डिस्टेंस होता है ना, इनफाइनेटली लार्ज, मतलब बहुत बहुत लार्ज लेते हैं उसके साइज के कंपेयर। दूसरा, एक एटम दूसरे एटम पे कोई अट्रैक्शन रिपल्सन फोर्स नहीं लगाता, तो उनके बीच में इंट्रैक्शनल पोटेंशियल डिफाइन नहीं होता। दो बातें।
तीसरा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बहुत लार्ज होना चाहिए। ऐसा नहीं 500-700 मॉलिक्यूल इतना सा गैस लेके बोल दिए रियल गैस हो गया, मतलब सॉरी आइडियल गैस हो गया, नहीं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, गैसेस मॉलिक्यूल बहुत लार्ज होनी चाहिए, तीसरा। चौथा, एक एटम दूसरे एटम या मॉलिक्यूल से टकराएगा तो कोलिजन इलास्टिक होना चाहिए, है ना। कोलिजन क्या होना चाहिए? इलास्टिक होना चाहिए। कंटेनर से टकराता है तो इलास्टिक कोलिजन होना चाहिए। उसमें मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी हर कोलिजन का कंजर्व रहे, और कोलिजन एक मॉलिक्यूल का नहीं, जिस दो मॉलिक्यूल का कोलिजन हो रहा है उनका कंजर्व रहेगा, ठीक है ना। तो ये कुछ बातें हैं, ये कुछ बातें हैं यहां मैंने लिखी हुई है, इसको आप बस रीड कर लीजिए, और इसमें कोई खास बात है नहीं। देखिए, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस इज वैलिड फॉर, तो जो भी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हम बनाते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैलूजक लॉ, लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, देखो मॉलिक्यूल का नंबर बहुत ज्यादा होना चाहिए, मतलब गैसेस मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा होना चाहिए। दूसरा, साइज ऑफ मॉलिक्यूल इज स्मॉलर देन द डिस्टेंस बिटवीन देम, जो साइज होता है मॉलिक्यूल का बहुत कम होना चाहिए उनके बीच के डिस्टेंस के कंपेयर में। कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स आर इलास्टिक, यही सब बताया। मॉलिक्यूल एंड कंटेनर के बीच में भी कोलिजन क्या होता है? इलास्टिक। ये तीन बातें बताइए। नो अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के बीच में कोई अट्रैक्शन और रिपल्सन नहीं होता है, तो उनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं होता है। मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड इन कोलिजन, कोलिजन में मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होता है। मॉलिक्यूल आर मूविंग रैंडमली इन ऑन डायरेक्शन, वो किसी भी डायरेक्शन में रैंडम मोशन में होता है। ब्राउनियन मोशन समझते हो? जैसे अगरबत्ती जला दो भगवान जी के पास तो जो हवा होता है तो ऐसे ऐसे चल रहा होता है, तो वहां पर रैंडम मोशन में होता है। सातवां कह सकते हैं स्पीड इज वेरी हाई, मूविंग विथ वेरी हाई स्पीड, मतलब गैसियस मॉलिक्यूल मूविंग विथ वेरी हाई स्पीड, विथ वेरी हाई स्पीड, हाई स्पीड, स्पीड, बट एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, मीन वेलोसिटी उसका जीरो होगा। वेलोसिटी क्यों? क्योंकि नेट ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। मान लो एक मॉलिक्यूल है, इधर गया, 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 इधर, ऐसे ऐसे खत्म। एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाता है? जीरो। एवरेज वेलोसिटी जीरो, बट स्पीड वेरी हाई। जो बातें अभी बताई थी बस वही चीज मैंने यहां पे लिखा, और कोई इसमें खास बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट समझना कि आर का ग्राफ अगर हम प्रेशर के साथ बनाए तो, सर आर तो गैस कांस्टेंट है, हाँ, तो उसकी वैल्यू तो फिक्स रहती है, हाँ। लेकिन अगर मैं गैस कांस्टेंट की वैल्यू का प्रेशर के साथ ग्राफ बनाऊं तो कैसा बनेगा? तो देखो गैस कांस्टेंट को हम क्या लिखते हैं? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, हाँ, तो R इज इक्वल टू क्या होगा सर? PV बटा NT, जिसकी वैल्यू 8.31 होता है, हाँ। तो ये सी PV बटा NT का ग्राफ अगर मैं प्रेशर के साथ बनाऊं तो कैसा होगा सर? कांस्टेंट रहेगा तो, हाँ, बट फॉर आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस, आइडियल गैस के लिए कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना। इसकी वैल्यू आइडियल गैस के लिए कांस्टेंट रहेगा। तुम इसको टेम्परेचर के साथ बना लो या प्रेशर के साथ बना लो, तो R की वैल्यू तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट रहेगा। लेकिन अगर आप रियल गैस के लिए यही ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ कुछ इस तरह का बनता है। जितना ज्यादा हाई प्रेशर पे जाओगे ये ग्राफ एकदम आइडियल गैस की वैल्यू से ऊपर चला जाता है। मतलब पीवी बराबर टी रियल गैस के लिए वैलिड नहीं है, ये बस आइडियल गैस इक्वेशन है। ये क्या है? आइडियल गैस इक्वेशन है, कोई रॉकेट साइंस नहीं, बड़ा इजी है, थोड़ा समझना। सर ये ग्राफ ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए कह रहा है कि देखो लो प्रेशर पे तो इस स्ट्रेट लाइन के आसपास ही रियल गैस के लिए भी आर की वैल्यू होगी, जितना आइडियल गैस के लिए आर की वैल्यू होती है रियल गैस के लिए भी इतना ही आसपास होगा। लेकिन जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते जाओगे ग्राफ डेविएट करेगा। अच्छा, और अगर मैं दूसरा ग्राफ बनाऊं, इसी प्रेशर के साथ दूसरा ग्राफ बनाऊं ऐसा, अब ये रेड कलर एंड वायलेट कलर का ग्राफ क्या अलग अलग गैस के लिए नहीं, सेम ही गैस के लिए, तो सेम गैस के लिए तो सेम गैस के लिए पीवी और एनआरटी लगाओगे तो आर की वैल्यू अलग अलग कैसे आ गई? ये टेम्परेचर एंड प्रेशर का गेम है, वही बोला था ना, तभी समझाऊंगा। क्या? देख, एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, लो प्रेशर, प्रेशर, रियल गैस बिहेव एज आइडियल गैस, रियल गैस बिहेव एज आइडियल गैस, बिहेव एज आइडियल गैस। तो इस पे सवाल यही पूछेगा कि तुमको आइडियल गैस के लिए आर कांस्टेंट ग्राफ बना देगा, उसके आसपास दो ग्राफ बनाएगा, T1 एंड T2 टेम्परेचर, बोलेगा हायर टेम्परेचर पे कौन है, तो जितना ज्यादा हायर टेम्परेचर पे देखोगे जो रियल गैस है वो आइडियल गैस के पास आ जाएगा, और जितना टेम्परेचर कम करोगे वो दूर चला जाएगा कम टेम्परेचर पे। लो प्रेशर हाई टेम्परेचर, देखो हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर रियल गैस बिहेव एज आइडियल गैस, बस इतनी सी बात इसमें समझनी, और कोई खास बात इसमें नहीं। अब है प्रेशर ऑफ द गैस। मान लो एक कंटेनर है, ये कंटेनर है, देखना ये कंटेनर है, इसमें बहुत सारे गैसियस मॉलिक्यूल है जो रैंडम मोशन में इधर उधर भाग रहे हैं, इधर उधर जाके धक्का मार रहे, इधर उधर धक्का मार रहे। इसके हम चेंज इन मोमेंटम से, है ना, प्रेशर डिफाइन करते हैं। पहले चेंज इन मोमेंटम डिफाइन करते हैं, चेंज इन मोमेंटम
डेल्टा पी आ जाता है तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम फोर्स आ जाता है, फोर्स को एरिया से डिवाइड करते हैं तो प्रेशर डिफाइंड होता है। तो डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं, डेरिवेशन करने के बाद भी आपको ये रिजल्ट याद ही रखना पड़ेगा। रिजल्ट क्या है प्रेशर का, जरा देखिएगा। प्रेशर P इज इक्वल टू 1/3 N M V RMS का होल स्क्वायर। चलिए ये RMS स्पीड क्या होता है? अब देखो AC अगर तुमने पढ़ा है, नहीं पढ़ा, मान के चलूंगा तुमने पढ़ा है, नहीं पढ़ा, तो दो चीजें होती है, दो तरह का वेलोसिटी होता है। एक होता है मीन वेलोसिटी, जिसको हम एवरेज वेलोसिटी भी बोलते हैं, एवरेज वेलोसिटी बोलते हैं। एवरेज निकालने का तरीका क्या है कि जितनी पार्टिकल है, जितने मॉलिक्यूल हैं, सबकी वेलोसिटी आप लिख लीजिए, सबकी वेलोसिटी आप लिख लीजिए। जैसे 3 है तो तीनों की वेलोसिटी लिख के एवरेज कर दीजिए, 3 से डिवाइड कर दीजिए। अगर 4 है तो V4 करके 4 से डिवाइड कर दीजिए। अगर n मॉलिक्यूल है तो आप Vn करके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड कर दीजिए। तो यहां पे आपका डिफाइन होता है एवरेज वैल्यू, आरएमएस नहीं, एवरेज वैल्यू। सर आरएमएस क्या होता है? देखो ये यहां समझाऊंगा, जीवन भर काम आएगा, मतलब एसी तक काम आएगा। आरएमएस, आरएमएस का मतलब होता है कि जिस भी फिजिकल क्वांटिटी को, मैं आरएमएस की मतलब बता रहा हूं, वीआरएमएस की नहीं, सिर्फ आरएमएस। आरएमएस का मतलब है जिस क्वांटिटी का आपको आरएमएस चाहिए, जैसे करंट का आरएमएस वैल्यू, वोल्टेज का आरएमएस वैल्यू, स्पीड का आरएमएस वैल्यू, जिसका आरएमएस चाहिए, उल्टा पढ़ो, ये है तुम्हारा स्क्वायर करो, तो जिसका आरएमएस चाहिए उसका पहले कर लो स्क्वायर। और जैसे यहां पे आपने एवरेज लिया ना, उसी तरीके से इसका मीन ले लो, मतलब एवरेज ले लो। मीन मतलब एवरेज ले लो। सर जिस फिजिकल क्वांटिटी का हमको एवरेज चाहिए उसका स्क्वायर करके फिर एवरेज ले। हाँ तो सर स्क्वायर करेंगे तो फिजिकल क्वांटिटी बदल जाएगी। यस, जैसे स्पीड है तो स्पीड का एवरेज लेंगे तो ये रहा। अब स्पीड को स्क्वायर करके एवरेज लोगे तो स्पीड थोड़ी ना बचेगा, तो स्क्वायर ऑफ स्पीड का एवरेज आएगा। जैसे तुम मोमेंटम है तो मोमेंटम का एवरेज क्या होगा? P1 प्लस P2 प्लस P3/3, तीन पार्टिकल के मोमेंटम का सम बटा 3 से डिवाइड कर दो। या फिर फोर्स का एवरेज क्या होगा? F1 प्लस F2/F3 प्लस 3। इलेक्ट्रिक फील्ड का एवरेज क्या होगा? तो किसी भी चीज का एवरेज कैसे निकालते हैं? उसको ऐड, करंट का एवरेज क्या होगा? एवरेज करंट बताना जरा, एवरेज करंट बताना जरा। सर एवरेज करंट बहुत आसान है, सारे करंट को ऐड करके, सारे करंट को ऐड करके नंबर ऑफ करंट से डिवाइड कर दो, एवरेज करंट आ जाए। एवरेज करंट कैसे निकालते हैं एवरेज करंट? तो सबको ऐड करते हैं। अब मैं कहता हूं आरएमएस निकालना है, तो जिसका आरएमएस निकालना है उसका स्क्वायर कर दो और फिर एवरेज लो। तो फिर एवरेज लेंगे तो वो तो स्क्वायर का एवरेज आ जाएगा, वो क्वांटिटी नहीं मिलेगा ना। हाँ नहीं मिलेगा, इसलिए लास्ट में फिर रूट लगा दो। ये आर फॉर रूट है, आर फॉर रूट है। अच्छा तो सबसे पहले मान लो कि स्पीड करना है, तो सबसे पहले पहले की स्पीड का स्क्वायर, फिर दूसरे की स्पीड का स्क्वायर, फिर तीसरे की स्पीड का स्क्वायर एंड सो ऑन। हाँ फिर आप एन से डिवाइड कर दो, तो स्क्वायर करने के बाद आपने एन से डिवाइड कर दिया, मतलब एवरेज आ गया। फिर आप इसमें रूट लगा दीजिए तो वीआरएमएस हो जाएगा। ठीक है, इसमें सवाल भी करा दूं। मान ले 4 मॉलिक्यूल है, एग्जांपल के लिए लेता हूं 4 मॉलिक्यूल, each having velocity, each have velocity, each have speed, sorry not velocity, मॉलिक्यूल में एवरेज वेलोसिटी 0 होता है, स्पीड लेते हैं। 4 मॉलिक्यूल each have speed, v1 बराबर लेट से 1 मीटर पर सेकेंड, v2 बराबर 3 मीटर पर सेकेंड, v3 बराबर 2 मीटर पर सेकेंड एंड v4 बराबर 5 मीटर पर सेकेंड। अब बताओ इसका वीआरएमएस क्या? कंसेप्चुअली फील आना चाहिए, 10 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए कोई बात नहीं, कंसेप्चुअली फील आना चाहिए। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले देखो एकदम इस तरीके से बताता हूं। पहले स्क्वायर करो, किसका? 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर। सबसे पहले स्क्वायर करो, स्क्वायर करके वैल्यू आ गई। हाँ मतलब पहले ऐड नहीं किया, पहले स्क्वायर किया। ठीक है, अब उसका एवरेज निकालना है। तो एवरेज कैसे निकालते हैं? जिसका एवरेज चाहिए उसको ऐड कर दो, जितनी क्वांटिटी है उससे डिवाइड कर दो। ठीक है, तो एवरेज आ जाएगा। फिर इसमें रूट लगा दो, हो गया। सर 4 का स्क्वायर नहीं करेंगे वह 4 तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, तुम्हें स्क्वायर उसका करना है जिसका तुमको आरएमएस चाहिए। तो आरएमएस करंट का चाहिए तो करंट का स्क्वायर करो, स्पीड का आरएमएस चाहिए तो स्पीड का स्क्वायर करो। अब उसके बाद तुम उसका एवरेज ले रहे हो, तो स्पीड का स्क्वायर करके तुमने वैल्यू 1 का स्क्वायर 2, 3 का स्क्वायर 9, 2 का होल स्क्वायर 4, 2 का होल स्क्वायर 4 और 5 का होल स्क्वायर 25, ये तुमने वैल्यू ले ली। अब इन सबको जोड़ के n से डिवाइड कर दो तो एवरेज आ जाएगा। अब देखो ये रूट अंडर 1, 3 का होल स्क्वायर 9, 2 का होल स्क्वायर 4, 5 का होल स्क्वायर 25 बटा 4। अब देखो 9 और 4, 9 1 10, 10 और 25 35, 35 4 39, मतलब 39 बटा 4 मीटर पर सेकेंड आरएमएस आ गया। ये है आरएमएस। अच्छा तो यहां पे हम जो प्रेशर ले रहे हैं ना, हम आरएमएस स्पीड ले रहे हैं। ठीक है, हम कह रहे हैं आरएमएस स्पीड। तो आरएमएस स्पीड के टर्म्स में जो प्रेशर आता है वो आता है 1/3 NM VRMS का स्क्वायर। अब यहां पे n सबसे पहले समझिए नंबर ऑफ मोल नहीं है, n क्या है? n है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बटा टोटल वॉल्यूम। यहां पे लिख दिया मैंने,
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल देखो, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है आपका n और ये टोटल वॉल्यूम v, तो ये नंबर डेंसिटी है, ठीक है। स्मॉल m इज द मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल और m इज द मास ऑफ गैस, कैपिटल M इज द मास ऑफ गैस, कैपिटल M इज द मास ऑफ गैस, ठीक है। और ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो देखिए 1/3 NM VRMS का स्क्वायर, ये आपको याद रखना है। ये प्रेशर को एक बार और लिख दें, देखो प्रेशर क्या होता है 1/3 NM VRMS का स्क्वायर, जहां पे n है आपका नंबर डेंसिटी, मतलब टोटल नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल बाय टोटल वॉल्यूम। ओके ओके सर जी। अब यहां पे लिख दो, इसको कन्वर्ट कर दो, 1/3 स्मॉल n को लिख दो n/v इंटू स्मॉल m इंटू VRMS का होल स्क्वायर। कैपिटल N इंटू स्मॉल m क्या होगा सर? स्मॉल m है मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, एक एक मॉलिक्यूल का मास और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर दो तो मास ऑफ गैस आ जाएगा। मास ऑफ गैस 1/3 v इंटू VRMS का होल स्क्वायर, ये आपका आ गया प्रेशर। ओके सर जी, पूरा फील है एकदम, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात बताओ सर, क्या अब यहां से दो चीजें निकलेंगी, क्या? एक गैसियस मॉलिक्यूल की टोटल काइनेटिक एनर्जी और एक RMS स्पीड का वैल्यू। क्या चाहिए पहले? तो ये अगर तुम्हें प्रेशर का फॉर्मूला पता है कि गैस कितने प्रेशर पे है, तो नंबर डेंसिटी के टर्म्स में और RMS स्पीड के टर्म्स में लिखा है, हाँ। अब यही से तुम VRMS लिख सकते हो, तो VRMS क्या हो जाएगा? 3PV ऊपर ले जाओ, देखो 3 यहां चला गया, P इंटू V, PV बटा कैपिटल M नीचे, मास ऑफ द टोटल गैस, और स्क्वायर था इधर ले आओ, दो ये आ गया VRMS की वैल्यू। तो सबसे पहले इसी पर PhD कर लेते हैं, फिर से समझते हैं। P इज इक्वल टू आया था 1/3 V मास ऑफ गैस इंटू VRMS का होल स्क्वायर। तो देखो 3PV इधर चला गया, तो VRMS बराबर हो जाएगा √3PV बटा मास ऑफ गैस। अच्छा, मास ऑफ द गैस बटा वॉल्यूम क्या हो जाएगा? डेंसिटी। अरे डेंसिटी बराबर मास ऑफ द गैस बटा टोटल कंटेनर की वॉल्यूम ही तो है, हाँ। तो यहां पे क्या लिख सकते हो सर? 3 और मास ऑफ द गैस बटा वॉल्यूम नीचे आएगा रो, तो 3P/रो। ओहो बहुत बढ़िया, 3P/रो, ये भी लिख सकते हैं, हाँ सर ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक मिनट और, क्या मैं यहां से मास ऑफ द गैस और वॉल्यूम PV 3PV, PV को मैं लिख सकता हूं NRT? हाँ सर ये तो NRT होता ही है। तो अगर मैं PV को NRT लिखूं तो 3 रहने दो, PV को लिखता हूं NRT बटा मास ऑफ द गैस, ठीक है। तो ये तुम्हारा आ जाएगा 3, नंबर ऑफ मोल को लिख सकते हैं हम R बटा, नहीं नंबर ऑफ मोल एवोगाड्रो नंबर बटा R, ये नंबर ऑफ मोल को ये लिख लेते हैं, यहां से समझिएगा प्लीज, नंबर ऑफ मोल को N बटा Na, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बटा एवोगाड्रो नंबर N बटा Na। तो इसको हम लिख लेते हैं N बटा Na, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं N बटा Na RT बटा मास ऑफ गैस। अब देखो ये तुम्हारा क्या है? मास ऑफ द गैस बटा टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो सारे मॉलिक्यूल के मिला के तो गैस बना है। तो क्या मैं लिख सकता हूं यहां पे 3RT बटा मास ऑफ द गैस बटा टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल? बताओ क्या होगा सर? मास ऑफ द गैस बटा टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो जाएगा मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, ठीक है, इनटू आपका Na, ये रहेगा। अब देखो R बटा Na को क्या लिख सकते? केबी। R बटा Na को क्या लिख सकते? केबी। तो हो जाएगा 3kBT बटा मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, देखो ध्यान से देखो, मास ऑफ द गैस बटा टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, क्या मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल नहीं आ जाएगा? यही तो आ जाएगा, ये सिंपल सी बात है। एक एक मॉलिक्यूल का मास, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, मास ऑफ द गैस बना था। ओके सर जी, लेकिन सर ये सब हमको याद रखना है कि क्या हो गया सर जी, ये तो लंबा लाइन लग गया, नहीं याद रखना, नीट में सिर्फ सवाल इसी पे पूछेगा। तो VRMS इज इक्वल टू है तुम्हारा सिंपल 3PV बटा मास ऑफ गैस। तो PV है तो मास ऑफ गैस है, टोटल मास ऑफ द गैस है, इनटू मास ऑफ द गैस और वॉल्यूम को डेंसिटी लिख सकते हो 3P बटा रो, यहां तक तो ठीक है, हाँ। उसके बाद ये याद रख लो 3kBT/m। अगर मैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के टर्म्स में देखो, टेम्परेचर के टर्म्स में देखो, तो मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल आता है, बस। ये तो डेरिवेशन का पार्ट है गुरु, ये तो डेराइव किया है मैंने यहां पर, ये तो पार्ट ऑफ डेरिवेशन है ना, किसको क्या पुट किया मैंने, पार्ट ऑफ डेरिवेशन है। तो ये भी तुमको याद नहीं रखना है, बस तुम थोड़ा बहुत ये याद रखो
3 pv बाई मास ऑफ द गैस। मास ऑफ द गैस बटा वॉल्यूम तुम्हारा डेंसिटी आ रहा है, मास ऑफ द गैस बटा वॉल्यूम तुम्हारा डेंसिटी आ रहा है, बस। उसके बाद 3 pv को हमने nRT लिखा, उसमें नंबर ऑफ मोल को चेंज किया, नीचे ऊपर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बटा नीचे मास ऑफ द टोटल गैस, मास ऑफ द गैस बटा टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ गया मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल। ठीक है, मास ऑफ गैस, ये मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल। अब ये तुम्हारा आरएमएस स्पीड है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। अब यहीं पे हम निकालते हैं मैक्स प्रोबेबल स्पीड। ये मैक्स प्रोबेबल स्पीड एंड यहां पे होता है एवरेज स्पीड, तीन चीजें हम डिफाइन करते हैं। अब इनकी वैल्यू क्या होती है वो राम के नाम से याद रखो, VRAM। सर ये RAM मतलब, RAM मतलब M फॉर R फॉर रूट मीन स्क्वायर, R फॉर रूट मीन स्क्वायर, A फॉर एवरेज और M फॉर मैक्स प्रोबेबल। मैक्स प्रोबेबल सबसे ज्यादा वैल्यू होता है आपका यहाँ पे आर है रूट मीन स्क्वायर की, उससे कम होता है एवरेज की, और सबसे कम होता है मैक्सिमम प्रोबेबल वेलोसिटी। मैक्सिमम प्रोबेबल वेलोसिटी। अब मैक्सिमम प्रोबेबल वेलोसिटी क्या होता है आपको बता दो, एक एक करके बता दो। आरएमएस तो समझ गए, आरएमएस का मतलब क्या है? हाँ सर समझ गए। अब तुम राम के नाम से याद रखोगे, RAM में R है तुम्हारा रूट मीन स्क्वायर। मैं फिर से लिखता हूं, ऐसे याद रखो, ऐसे याद रखो, RAM VVV, ये है तुम्हारा R फॉर रूट मीन स्क्वायर स्पीड, R फॉर रूट मीन स्क्वायर स्पीड, A फॉर एवरेज, A फॉर एवरेज, M फॉर मैक्सिमम प्रोबेबल वेलोसिटी, मैक्सिमम प्रोबेबल वेलोसिटी। यहां पे ऐसे आप ऑर्डर के साथ याद रखेंगे। ठीक है, तो सबसे ज्यादा होता है आपका आरएमएस, आरएमएस की वैल्यू आई है 3 pv बाई मास। ठीक है, उसके बाद R फिर तुम्हारा है एवरेज, उसके बाद एवरेज और फिर है तुम्हारा मैक्सिमम प्रोबेबल। तो इसकी वैल्यू होता है 2 pv बटा मास ऑफ द गैस। और तुमको यही वाली फॉर्मेट याद रखनी है। और ये वाली फॉर्मेट कहां से आई है? सिंपल प्रेशर ऑफ द गैस से। ठीक है, चलो सर ये कितना होता है? अब ये होता है इन दोनों के बीच में। अब इन दोनों के बीच में कितना? ये 3 है, ये 2 है, तो 2.5 के आसपास, 2.5 के आसपास एग्जैक्ट नहीं होता है, ये आता है 8 बटा पाई PV बटा मास ऑफ द गैस हो गया। इसी को आप लिख सकते हो ड्रो के टर्म्स में लिखोगे तो सिंपल है, जो ये 3 है उसके बाद उसके जगह पे 8 बटा पाई P बाई रो, ये है तुम्हारा 2P बाई रो, है ना। और ये देखो ये हो जाएगा तुम्हारा 8 बटा पाई KBT बाई M, KBT बाई M, और ये हो जाएगा तुम्हारा 2 KBT बाई M। ठीक है, अब तुमको लगेगा सर ये तो हम कंफ्यूज होगा, ये सब हमको याद नहीं रहेगा गुरुजी ना, हम नहीं। तुम सबसे पहले क्या तू एक चीज ये याद रख सकता है? एक चीज ये याद रख सकता है? हाँ सर रख सकते हैं। इसमें याद रख लेना बस कि ये नंबर ऑफ डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम। अब यहाँ पे पुट कर P बराबर 3 को इधर ले जा, चल तो 3P बराबर N को लिख सकता है N बाई वी, कैपिटल N बाई वी इंटू स्मॉल m VRMS का होल स्क्वायर। देखिए बेटा ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, हाँ सर, और ये एक मॉलिक्यूल का मास है। एक मॉलिक्यूल का मास को टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मास से मल्टीप्लाई कर दो, मास ऑफ गैस आ जाएगा। हाँ, N तेरा V तेरा इधर चला गया, तो 3PV इंटू मास ऑफ द गैस को नीचे भेज दो, मास ऑफ द गैस इज इक्वल टू VRMS का होल स्क्वायर है, तो रूट हो जाएगा, तो ये आ गया तेरा VRMS। अब यही पे मैं कह रहा हूं कि मास ऑफ द गैस बटा वॉल्यूम तुम्हारा डेंसिटी है, तो ये 3P बाई रो, इसमें कोई दिक्कत है ना सर? ये तो आसान है। उसके बाद मैं कह रहा हूं कि इसको 3 KBT बोल्ट्जमैन के टर्म से रखोगे तो मास ऑफ द गैस आएगा। तो तुम बस ये याद रखो कि पीवी को हम आरटी में चेंज किया, तो पीवी यहाँ पे टेम्परेचर में आएगा, तो केबी है तो नीचे स्मॉल एम आएगा। अब ये तुम्हारा आरएमएस रूट मीन स्क्वायर, ये याद रखो VRMS, RMS, तो ये है तुम्हारा राम, RM रे राम, RM, तो ये है मैक्स प्रोबेबल, ये है तुम्हारा एवरेज, और ये तुम्हारा आरएमएस, ये है तुम्हारा आरएमएस। तो सबसे ज्यादा वैल्यू होती है तेरी आरएमएस की, तो आरएमएस की वैल्यू सबसे ज्यादा, तो रूट के अंदर 3, बाकी स्पीड ही है तो डायमेंशन सेम रहेगा, वैल्यू चेंज होगी। तो उसके बाद तुम्हारा आता है बीच में एवरेज, एवरेज की वैल्यू होती है रूट अंडर 8 बाई पाई। अब बताओ 8 बटा पाई, तो 8 है और पाई की वैल्यू 3, तो 8 बटा 3 देखो तो कितना आएगा सर? 3 दूना 6, तो 2.2, 2.6 के आसपास। तो 3 ये 2.6 और बाकी टर्म वही पीवी बटा मास ऑफ गैस इंटू 8 बटा पाई रो, पी बाई रो, ये बता, ये आ जाएगा तेरा 8 बटा पाई
kBT/m। आसान है गुरु जी, एकदम आसान है। तो वी एवरेज। अब यहां पे देखना, हालांकि ये जो डेरिवेशन किया था वो डेरिवेशन उसी से करे जरूरी नहीं, मैं यहां से भी निकाल सकता था मास ऑफ द गैस ही है। बस यहाँ पे ये पीवी को मैं लिखता एन के टी, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट टर्म्स में लिखता, मैं यहां से भी डिराइव कर सकता हूँ, वो कोई खास बात नहीं है। ये पी है इज इक्वल टू 1/3, इसको लिख सकते हैं कैपिटल एन बटा वी इंटू मास ऑफ द ईच मॉलिक्यूल इंटू वी आर एम एस का होल स्क्वायर। ये चला गया तेरा 3PV बराबर एन एम बटा वी आर एम एस का होल स्क्वायर। और 3PV को क्या लिख सकते हैं आइडियल गैस इक्वेशन से, कैपिटल एन ए केबीटी, 3 कैपिटल एन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इंटू केबीटी, याद है? हाँ सर ये याद है। तो एन स्मॉल एम वी आर एम एस का होल स्क्वायर, कैपिटल एन से कैपिटल एन कट गया, नीचे स्मॉल एम आ जाएगा, तो वी आर एम एस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा तुम्हारा 3 kBT बटा स्मॉल एम का रूट ले। तो दो तरीके से मैंने प्रूफ कर दिया, दो तरीके से प्रूफ कर दिया। देखिए ये तुम्हारा फॉर्मूला है, हाँ v को यहां ले जा, तो PV इज इक्वल टू 3 को भी इधर ले जा, इज इक्वल टू एन स्मॉल एम इंटू वी आर एम एस का होल स्क्वायर। ये सही है? हाँ सर। अब देख 3PV को हम दो तरीके से लिखते हैं, PV इज इक्वल टू NRT जहां पे N है नंबर ऑफ मोल, और PV इज इक्वल टू कैपिटल N KBT जहां पे N है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो अगर मैं NRT लिखता हूं तो NRT भी लिख सकता हूं या NKBT भी लिख सकता हूं, तो NKBT हाँ सही है, इंटू कैपिटल N M V R M S का होल स्क्वायर। तो कैपिटल N से कैपिटल N कट गया देख, हाँ सर, तो वी आर एम एस तुम्हारा आ गया रूट अंडर 3 kBT बाई स्मॉल एम। दो तरीके से प्रूव कर दिया, लेकिन मैं भी फिर भी कह रहा हूं कि तुमको बर्डन नहीं लेना, समझना है। अब मैक्स पावर बोल, तो मैक्स पावर हो जाएगा तुम्हारा 2PV बटा मास ऑफ गैस इंटू रूट अंडर 2P बाई रो इंटू 2 kBT बाई स्मॉल। सर वो सब तो समझ में आ गया, लेकिन आप 3 बार हमको फॉर्मूला दिमाग में फिट करा दिए, लेकिन ये बता ही नहीं रहो कि एमपी क्या है। तो सुन, लाखों मॉलिक्यूल है, हाँ सर लाखों मॉलिक्यूल है। अब लाखों मॉलिक्यूल का अगर मैं एवरेज निकालूं तो इतना आता है। अच्छा, सारे मॉलिक्यूल की स्पीड जोड़ के आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड करोगे तो हाँ, उसका आरएमएस निकालू तो इतना आता है। तो आरएमएस ज्यादा आ गया, हाँ आरएमएस थोड़ा ज्यादा आता है। उसके बाद मैक्स पावर वेलोसिटी इतना आता है। सर ये मैक्स पावर वेलोसिटी क्या होता है? जैसे देखो, अगर मान लो वही वाली बात हो गई ना, 100 लोग हैं क्लास में, सर 100 लोग, हाँ 100 लोग हैं। अब तुम सबसे मैं थोड़े थोड़े चंदा इकट्ठा करना चाहता हूं। तो क्या करना चाहते हो? चंदा इकट्ठा काहेला सर जी? हमारा काम है बहुत जरूरी, तुम सब लोग थोड़ा थोड़ा पैसा दो। और कितना कितना दोगे बताओ? सर 1.5 रुपया देगा। हाँ दे। तो मान लो पहले बच्चे ने, तुम बताओ कितने कितने दोगे? सब लोग कमेंट करके बताओ कितने कितने पैसे दोगे अगर मैं तुमसे चंदा मांगू? सर 1 रुपया दूंगा। तो पहले ने 1 रुपया दिया, दूसरे ने 2 रुपए दिए, तीसरे ने 3 रुपए दिए, 4 रुपए दिए, फिर 1 रुपया दिया, फिर 1 रुपया दिया, फिर 1 रुपया दिया, फिर 4 रुपए दिए, 3 रुपए दिए, एक 6 रुपए दिया, एक 10 रुपए दिया, एक तो बहुत अच्छा इंसान था 100 रुपए दिया, फिर एक 50 रुपए भी दिया, फिर एक 60 रुपए भी दिया, एक 70 रुपए भी दिया, फिर 80 रुपए भी दिया, एक गरीब आदमी 1 रुपए दिया, फिर 1 रुपए दिया, 1 रुपए दिया, 1 रुपए, 1 रुपए, 1 रुपए, 1 रुपए। ठीक है, अब इन सबका एवरेज कितना? सबका एवरेज, एवरेज तो सर ये बढ़िया आदमी था सर, ये तो 100 रुपए आपको दिया, या 80 रुपए भी दिया, 50 रुपए दिया, 60 रुपए दिया, 70 रुपए दिया। तो देखो ज्यादा रुपए देने वाले भी लोग हैं, तो एवरेज स्पीड क्या होगा? अब तुम इसका निकालो, सच में निकालो, जोड़ के देखो एक बार। तो कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू कम है, लेकिन 100, 80, 50, 60, 70 जोड़ के तो एवरेज तुम्हारा 50-60 के राउंड कुछ आएगा। ठीक है, लेकिन मैं मैक्सिमम प्रोबेबल वेलोसिटी पूछूं तो मैक्सिमम प्रोबेबल वेलोसिटी वो है, मतलब मैक्सिमम वो रुपए बताओ जो सबसे ज्यादा बच्चों द्वारा दिया गया चंदा है। तो देखो 100 रुपए तो एक ही आदमी दिया है, 80 रुपए एक ही आदमी दिया है, 70 रुपए भी एक ही आदमी दिया, 60 रुपए भी एक ही दिया, 50 रुपए एक ही दिया है। लेकिन सर 1 रुपया देखो, 1 रुपया देने वाले कई श्रोतागण हैं, कई श्रद्धालु है 1 रुपए देने वाले। 1 रुपए देने वाले कितने लोग हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो मैक्सिमम वो पैसा जो सबसे ज्यादा चंदा में आया है, तो वो पैसा का वैल्यू जो सबसे ज्यादा बार दिया गया है वो 1 रुपया है, लेकिन एवरेज तो 1 रुपया नहीं आएगा। और छोटा वैल्यू देखूंगा तो मैं निकाल के फील करा सकता हूं तुम्हें। जैसे देखो, पहले आदमी ने दिया 1 रुपए, दूसरे ने दिया 2 रुपए, तीसरे ने दिया 4 रुपए, तीसरे पांचवें ने दिया 5 रुपए, चौथे ने दिया अब 1 रुपए। अब मैक्स पावर वेलोसिटी क्या होगी? मैक्सिमम वो वैल्यू जो सबसे ज्यादा बार दिया गया है वो 1 रुपए है, उसकी वैल्यू होती है मैक्सिमम पावर, मतलब सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल द्वारा
पॉजेस गया, रखा गया वेलोसिटी। सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल के पास जो वेलोसिटी की वैल्यू, वो वेलोसिटी है, वो वेलोसिटी की वैल्यू जो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल के पास है, वो 1 रुपए है। एवरेज देखना जरा, एवरेज क्या आएगा सर? 2 और 3, 3 और 3 और 1 4, 4 4 8, 8 और 9 17, 17 बटा 1 2 3 4 5, 5, तो ये आ गया तुम्हारा 5 3 15, फिर 20, तो 5 24, 3.4। क्या 3.4 एवरेज है? नहीं, सॉरी 3.4 मैक्स पावर है? नहीं, मैक्सिमम पावर वो वैल्यू जो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल के पास है। फील आया कि नहीं आया? आ गया। अब इतना तुम फील कर लिए तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कर्व तुम समझ गए। सर मैक्सिमम बोल्ट्जमैन कर्व क्या होता है? पहले वही बढ़ा देता हूं, फिर हम आगे चलते हैं, क्योंकि ये तुम समझ गए ना, तो मैक्सिमम बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व तुम समझ गए। मैक्सिमम बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या होता है? वो कहता है कि किसी भी कंटेनर में मॉलिक्यूल करोड़ों लाखों हैं, उन सारे मॉलिक्यूल की अगर मैं स्पीड देखें और अलग अलग स्पीड की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग देखें कितने कितने पार्टिकल के पास वो स्पीड है, तो कुछ इस तरह का ग्राफ बनता है। इस ग्राफ में जो पीक आता है, इसका मतलब है इस वेलोसिटी के करस्पॉन्डिंग सबसे ज्यादा पार्टिकल का नंबर है। ये क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वेलोसिटी, मतलब पार्टिकल की संख्या उस वेलोसिटी के करस्पॉन्डिंग, यही है तुम्हारा वीएमपी। मैक्सिमम प्रोबेबल वेलोसिटी की वैल्यू अगर इतनी है तो वो तुम्हारा इस नंबर का मॉलिक्यूल के पास है। उससे ज्यादा होता है तुम्हारा एवरेज, तो एवरेज वेलोसिटी देखो ये आएगा, और उससे ज्यादा होता है तुम्हारा आरएमएस, तो ये है तुम्हारा वी एवरेज, और ये तुम्हारा वी आरएमएस, और ये तुम्हारा RAM, राम जी। अच्छा, अब समझ गए सर जी, बस हो गया। अच्छा, इसका एरिया क्या होगा? तो एरिया तो सर इंटीग्रेशन, किसका इंटीग्रेशन? सर यहां पे क्या रखा है? तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वेलोसिटी, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एक एक यूनिट वेलोसिटी के करस्पॉन्डिंग जो इनटू वेलोसिटी के ग्राफ, 7 ग्राफ बना है डीवी, तो ये हो जाएगा तुम्हारा dN/dV इंटू डीवी। कट गया dN का इंटीग्रेशन, मतलब टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है, मान लो किसी T टेम्परेचर पे हमने बनाया है। अब मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो क्या होगा? सर आप बताओ क्या होगा? मान लो ये ग्राफ मैंने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वेलोसिटी का कुछ ऐसा बनाया किसी T टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो पीछे आओ, वी आरएमएस या वी एवरेज या वी तुम्हारा ये मैक्सिमम पावर की वैल्यू क्या होगी? तो देखो ना, वी आरएमएस इज प्रोपोर्शनल टू रूट टेम्परेचर, वी एवरेज प्रोपोर्शनल टू रूट टेम्परेचर, और वी मैक्स पावर प्रोपोर्शनल टू रूट टेम्परेचर। मतलब जो वी आरएमएस है वो भी प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेम्परेचर है। बाकी तुम देखो तो तुम्हारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कांस्टेंट है, मास ऑफ गैस कांस्टेंट है, तो एक एक मॉलिक्यूल, सॉरी मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल के भी कांस्टेंट है, तो क्या कह सकते हो? वी आरएमएस रूट प्रोपोर्शनल, वी एमपी भी रूट ऑफ टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल। हाँ सर, तो टेम्परेचर बढ़ने की स्पीड क्या होगी? बढ़ेगी, लेकिन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या होगी? कांस्टेंट। अब ये बहुत खूबसूरत बात है, मतलब इस ग्राफ का एरिया वही रहना चाहिए, लेकिन ये तीनों वैल्यू टेम्परेचर बढ़ने से बढ़ना चाहिए। तो क्या होगा? मान लो किसी टेम्परेचर T पर ये ग्राफ है, अब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रैंडमनेस बढ़ेगा, हर मॉलिक्यूल की स्पीड थोड़ी थोड़ी बढ़ेगी, मतलब ये ग्राफ स्ट्रेच कर जाएगा, और स्ट्रेच करते करते थोड़ा नीचे आएगा। अब नीचे क्यों आता है ग्राफ, वो समझिए। तो ग्राफ नीचे इसलिए आता है हाइट हायर टेम्परेचर, मान लो ये T1 है, T2 है, तो T2 इज ग्रेटर देन T1। ये ग्राफ आगे इसलिए फैलता है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पे हर मॉलिक्यूल की स्पीड थोड़ी थोड़ी बढ़ेगी, तो V मैक्स पावर जिस वेलोसिटी के करस्पॉन्डिंग आएगा, मतलब वो वेलोसिटी जो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल के पास है उसकी वैल्यू तो बढ़ जाएगी, तो तुम्हारा वी एवरेज भी बढ़ जाएगा, वी एमपी बढ़ गया, और वी आरएमएस भी बढ़ जाएगा, लेकिन एरिया वही रहा, इसीलिए ग्राफ थोड़ा सा नीचे झुकता है और फैल जाता है। तो लोअर टेम्परेचर अगर कौन और कम टेम्परेचर रखोगे तो ग्राफ ऐसा, इसका एरिया इसके एरिया के बराबर, और ज्यादा टेम्परेचर करोगे तो ग्राफ ऐसे फैलता जाएगा, और ज्यादा टेम्परेचर करोगे और ग्राफ ऐसे फैल जाएगा। तो ग्राफ फैलता है हाई टेम्परेचर पे और नीचे झुकता है। क्यों नीचे झुकता है? क्योंकि एरिया कांस्टेंट रहता है। तो ये भी पूछ लेते हैं बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में एरिया ऑफ द ग्राफ किसको बताते हो? टेम्परेचर के साथ एरिया का क्या रिलेशन है? इसमें दो इंपॉर्टेंट बात है, दो इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहली बात, एरिया डज नॉट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, डज नॉट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। और किसी T टेम्परेचर पे मान लो मैक्सिमम पावर वेलोसिटी ये मान लो 10 है, तो हायर टेम्परेचर में यही वैल्यू थोड़ी आगे शिफ्ट कर जाएगी, मतलब इसका पीक थोड़ा आगे शिफ्ट कर जाएगा, और नीचे इसलिए झुक जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बराबर है। बस हो गया, ये आ गया तुम्हारा। और इस पर सवाल एकदम ही आसान पूछेंगे, सवाल पे भी आते हैं, सवाल पे भी आते हैं, एकदम आसान आसान सा सवाल पूछते हैं। तो सबसे पहले नीट 2013 का ये सवाल कर लेते हैं।
आराम से, घबराना नहीं है। प्रेशर पे बेस्ड सवाल है, बहुत आसान। देखिए, इन अ वेसल में द गैस इज एट प्रेशर P if the mass of all molecule is halved and their speed is double then resultant pressure will be। देख कितना सुंदर सवाल है, छोटे फॉर्मूले पे बेस्ड है, एकदम छोटे फॉर्मूले पे बेस्ड है। फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर ऑफ द गैस इज इक्वल टू, अच्छा तुम बोलोगे कि सर प्रेशर ऑफ द गैस पीवी एनआरटी से भी तो हम लगा सकते हैं, लगा सकते हो क्या, उससे ये सॉल्व हो जाएगा। तुम्हारे पास प्रेशर का दो फॉर्मूला है, एक तो पीवी एनआरटी और एक प्रेशर ऑफ द गैस P इज इक्वल टू 1/3 N M V RMS का स्क्वायर। अब सवाल पे डिपेंड करता है, इन अ वेसल द गैस एट द प्रेशर P द मास ऑफ ऑल मॉलिक्यूल इज हाफ एंड देयर स्पीड इज डबल। तो प्रेशर स्पीड के टर्म्स में इसमें है ना सर जी, नहीं नहीं नहीं। प्रेशर स्पीड के टर्म्स में इसमें है ना, नहीं नहीं सर जी। तो फिर अच्छा, कितने लोगों को अब समझ में आया कि आखिर हम बात क्या कर रहे थे। हमें प्रेशर पीवी एनआरटी था, फिर भी हम ये पीपी कौन सा पीपी कर रहे थे, कौन सा पीपी कर रहे थे। कितने लोगों को अब जाके चमका है, हाँ सर ये तो समझ में आ गया सर जी, तो बहुत आसान है। यस, अब बताओ P डैश इज इक्वल टू 1/3 N गैस इज एट प्रेशर P मास ऑफ ऑल मॉलिक्यूल इज हाफ, अच्छा मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल इज हाफ तो M/2 एंड स्पीड इज डबल मतलब 2V RMS का होल स्क्वायर। क्लियर है, हाँ सर बढ़िया। अब यहां से P डैश हो जाएगा 1/3 N M/2 इंटू 4 VRMS का होल स्क्वायर। यहां से ये 2 से 4 को काटोगे 2 आ जाएगा, तो P डैश इज इक्वल टू 1/3, एक मिनट ये N है, N M 2 बाहर VRMS का होल स्क्वायर, इसको आप P बोल सकते हो, तो 2P आ गया आंसर। देखो कितना आसान है, देखो कितना आसान है। तो बेटा सबसे पहली बात, स्लाइड नंबर एक ही बार कमेंट करने के लिए बोल रहा हूं, बार बार नहीं बोल रहा हूं। सबसे पहली बात, जो यहां पे मैंने तुम्हें मैक्स प्रोबेबल का कंसेप्ट समझाया, इसका 2 बार डेरिवेशन करके बताया, और ये तुम्हारा ग्राफ का एरिया क्या होगा, और ये सवाल सीधा फॉर्मूले पे बेस्ड है। यहां तक समझ में आ गया तो लिख दो सर, स्लाइड नंबर 12 तक एकदम मोक्ष मिल गया सर, चीजें एकदम दिमाग में घुसी, डायरेक्ट ऐसे सवाल आते हैं हम कर ले जाएंगे, सबसे पहली बात। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। Which of the following graph is correct between RMS speed and pressure? VRMS and pressure के बीच में कौन सा ग्राफ होगा, है ना, at constant temperature, at constant temperature, constant temperature, temperature constant, ठीक है, कौन सा ग्राफ होगा। तो VRMS और प्रेशर का ग्राफ ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा या ऐसा बनेगा। फॉर्मूला आपके पास VRMS और प्रेशर का ये रहा 3PV बटा मास ऑफ द गैस, और मास ऑफ द गैस बटा वॉल्यूम को डेंसिटी लिख सकते हैं 3P/। चलिए अब बताइए, आराम से सुंदर तरीके से रुकिए और स्क्रीन पॉज करके सोचिए कौन सा सही ऑप्शन है। VRMS एंड प्रेशर का कौन सा ग्राफ बनेगा, ये रहा VRMS की वैल्यू, ये रही VRMS की वैल्यू, देखो VRMS 3PV मास ऑफ द गैस 3PV/ρ। अब बताइए कौन सा सही है। आराम से आराम से आराम से आराम से, चलिए 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 भाइयों एवं बहनों, आराम से बताइए। सर देखो, जब भी y प्रोपोर्शनल टू x होता है, मतलब ये वाली फिजिकल क्वांटिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p होता है, तो स्ट्रेट लाइन। अब ये रूट p है, रूट p का मतलब ये वाला आंसर सही होना चाहिए, लेकिन गलत है ये। तो जितने लोगों ने a सोचा है वो सब एमआई स्कैम में फंस चुके हैं, अपना एक कलम माइनस कर लीजिएगा, और जितने लोगों ने ये सोचा वो अपना एक कलम प्लस कर लीजिए। सर लेकिन कैसे, ये तो p अंदर में है। अब सुनो असली कमाल, उसने बोला कि VRMS और प्रेशर का ग्राफ बनाओ, टेम्परेचर कांस्टेंट है ना। अब कांस्टेंट टेम्परेचर पे देखो लिखा है टेम्परेचर कांस्टेंट, कांस्टेंट टेम्परेचर पे भले तुम कांस्टेंट टेम्परेचर वाला फॉर्मूला यूज नहीं किए, लेकिन कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम घटेगा। हाँ, तो इस फॉर्मूला से भी देख सकते हो PV बराबर NRT। भाई ये थर्मोडायनेमिक्स और KTG का मास्टर माइंड तो रहेगा यहाँ पर। अब बोले टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब ये कांस्टेंट, तो आइसोथर्मल प्रोसेस। हाँ, अब बढ़ाओ प्रेशर, सर प्रेशर अगर चेंज करेंगे तो वॉल्यूम घटेगा, प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम घटेगा, प्रेशर घटाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, मतलब ये प्रोडक्ट तो तुम्हारा कांस्टेंट हो गया, और मास ऑफ द टोटल मास ऑफ गैस तो कांस्टेंट ही है। तो प्रेशर बढ़ाने से आरएमएस तो डिपेंड ही नहीं किया, पहली बात ये। दूसरी बात, इस फॉर्मूले से देखो, अगर तुम प्रेशर बढ़ाओगे तो डेंसिटी नहीं बढ़ेगा, किसी चीज को दबाओगे, कंप्रेस करोगे, दबाओगे तो उसका डेंसिटी बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, रेशियो वही रहेगा, मतलब ये तुम्हारा आंसर है। अगर यहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं लिखता तो 2 सेकंड के लिए फिर सोचा जा सकता है, या यही सवाल में तुमको डेंसिटी कांस्टेंट रख के बोल दे कि नहीं भाई प्रेशर बढ़ा रहे, डेंसिटी कांस्टेंट रहना चाहिए,
प्रेशर बढ़ा रहा है, डेंसिटी कांस्टेंट रहना चाहिए। अगर तुमको ये बोल देता डेंसिटी कांस्टेंट है, रो कांस्टेंट है, तो तुम कह सकते कि रो मेरा कांस्टेंट हो गया। अब प्रेशर बढ़ने के साथ वी आर एम एस तुम्हारा रो कांस्टेंट पे रूट पी के प्रोपोर्शनल होगा, तब ये सही हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ तभी ये सही होगा। अन्यथा अन्यथा दो केस बनेंगे। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट दिया हुआ है तो तुम्हारा कांस्टेंट टेम्परेचर पे भी देखोगे तो वी आर एम एस तुम्हारा होता है 3 RT बाई मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, मतलब वी आर एम एस में गैसियस केटी 3 KT बाई एम। तो टेम्परेचर कांस्टेंट, मास ऑफ ईच गैस कांस्टेंट, के कांस्टेंट, तो ये तो तुम्हारा कांस्टेंट ही आ गया। प्रेशर कितना भी चेंज करो वीआरएमएस चेंज होगा नहीं। सबसे पहले आराम से समझो और कमेंट करके बताओ कितने लोग एमआरएस में फंसे, कितने लोग नहीं फंसे। वीआरएमएस एंड प्रेशर का ग्राफ पूछा है एट कांस्टेंट। तो अगर तुम टेम्परेचर कांस्टेंट रखो तो वीआरएमएस चेंज हो रहा है कि कांस्टेंट है? सर कांस्टेंट है, तो ऐसा ग्राफ बनना चाहिए। पहले इस फॉर्मूले से देख लो, कांस्टेंट टेम्परेचर पे बाकी दोनों चीज तो मास ऑफ एक मॉलिक्यूल कैसे चेंज कर लोगे, ईच मॉलिक्यूल का मास कैसे चेंज कर लोगे? तो वो तो कांस्टेंट है, के कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट बोले तो वीआरएमएस चेंज ही नहीं हो रहा। कांस्टेंट टेम्परेचर बोल दिया है लल्लू, तो वीआरएमएस चेंज ही नहीं होगा। पहली बात, एक एक्सप्लेनेशन हो। दूसरा एक्सप्लेनेशन कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो पीवी का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, तो ये पीवी का प्रोडक्ट कांस्टेंट हो गया, मास ऑफ द गैस कांस्टेंट ही होगा। दूसरा, प्रेशर बढ़ाओगे तो डेंसिटी भी बढ़ेगा, तो ये रेशियो कांस्टेंट हो गया। तीन तरीके से बता दिए। हाँ, पहला हो सकता था जब वो ये बोलता, क्या बोलता, डेंसिटी कांस्टेंट के साथ वेरी किया है, तो हो सकता था। अब ये नीट 2016, ये सिर्फ एक बार नहीं, मेनी टाइम्स से नीट है। मेनी टाइम्स, मेनी टाइम्स मतलब बार बार, खूब, कई बार। सवाल देखिए क्या है, द मॉलिक्यूल ऑफ द गिवन मास ऑफ गैस हैव आरएमएस वेलोसिटी 200 मीटर पर सेकंड एट 27 डिग्री सेल्सियस। मतलब आरएमएस की वैल्यू 200 मीटर पर सेकेंड है एट टेम्परेचर T1 27 डिग्री सेल्सियस एंड इतना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर। ठीक है, प्रेशर भी दे दिया। व्हेन द टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ द गैस आर रिस्पेक्टिवली इतना एंड इतना, देन आरएमएस वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल इज, एक मिनट, टेम्परेचर तुम्हारा क्या कर दिया, आरएमएस पूछा है बाद का, और टेम्परेचर कर दिया तुम्हारा T2 127 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो या तो प्रेशर वाला फॉर्मूला यूज करोगे, नहीं तो तुम टेम्परेचर वाला फॉर्मूला यूज करोगे। तो टेम्परेचर वाला यूज करो, वो ज्यादा आसान है। वी आर एम एस इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेम्परेचर। तो वी आर एम एस पहले केस में बटा वी आर एम एस दूसरे केस में इज इक्वल टू रूट अंडर T1 बाई T2 आ जाएगा। हाँ, तो T1 है तुम्हारा 27 और ये 127, ये गलत। जब भी आप कैलकुलेशन कर रहे हैं ऐसा यूनिट में, जैसे मीटर पर सेकेंड है, तो आप टेम्परेचर को ऐसा यूनिट केल्विन में रखेंगे। डेल्टा टी होता तो केल्विन और डिग्री सेल्सियस एक ही बात है, लेकिन अकेला टेम्परेचर है। क्या ये बात समझ में आता है? हाँ। तो वीआरएमएस पहले का है 200 मीटर पर सेकेंड, दूसरे केस में हमें वीआरएमएस चाहिए, और यहां पे पहले केस का टेम्परेचर है 127 मतलब 300, सॉरी 27 मतलब 300 और 127 मतलब 400, तो 0 से 0 कट जाएगा। तो ये तुम्हारा वीआरएमएस को यहां ले जाओ, तो वीआरएमएस आप यहां ले जाओ, ये हो जाएगा रूट अंडर 4/3 इंटू 200, तो रूट 4 बाहर चला जाएगा इंटू 200 बटा रूट 3, मतलब 400 बटा रूट 3 आपका आंसर आएगा। 400 बटा रूट 3 ये आंसर आएगा। क्या ये बात पकड़ में आई भाई? नेक्स्ट, बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से, ये बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व तीन अलग अलग हमने टेम्परेचर पे बनाए, तो आपको टेम्परेचर की वैल्यू बतानी है। कंपेयर एरिया एंड टेम्परेचर इन अ गिवन ग्राफ। तो पहले ग्राफ का एरिया, दूसरे ग्राफ का एरिया, तीसरे ग्राफ का एरिया सेम रहेगा। तो ग्राफ की एरिया की बात करेगा तो ये सेम रहेगा, ग्राफ का एरिया चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर तुमसे पूछता है क्या टेम्परेचर, तो जितना कम टेम्परेचर रखोगे उतना ग्राफ पीछे होगा, और ये मैक्सिमम पावर है T1 पर। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मैक्सिमम पावर सबकी वैल्यू एक एक साथ बढ़ेगी, तो T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1। बताइए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं? सर ये आसान है, आसान है, बहुत आसान है। नेक्स्ट देखिए, ग्राफ बिटवीन VRMS एंड टेम्परेचर, वो प्रेशर का था। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रख दोगे तो वीआरएमएस चेंज नहीं होगा प्रेशर के साथ, लेकिन अगर वीआरएमएस और टेम्परेचर का वेरिएशन देखें, ये जरूर होगा वीआरएमएस वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ। क्यों? क्योंकि वीआरएमएस इज इक्वल टू रूट अंडर 3RT बाई एम, मतलब VRMS इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेम्परेचर, इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेम्परेचर। क्या आपको ये बात समझ आती है? क्या ये बात समझ में आती है?
हाँ सर, ये बिल्कुल हमें बात समझ में आती है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए, यहां तक बात समझ में आ गया। नेक्स्ट इज रिलेशन बिटवीन एनर्जी डेंसिटी एंड प्रेशर। फिर से वही रिलेशन जो मैंने प्रेशर का समझाया था, उसी से हम एनर्जी डेंसिटी को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इंटरनल एनर्जी नहीं है, एनर्जी डेंसिटी है, मतलब एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एनर्जी डेंसिटी। घबराना नहीं है। पहले देखो प्रेशर, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है केटी जी का। इसमें डायरेक्ट सवाल तो आपने अभी देखा ही कि प्रेशर पूछा था, मास ऑफ द ईच मॉलिक्यूल और वीआरएमएस को चेंज कर। डायरेक्ट फॉर्मूला भी एक बार पूछा जा चुका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये स्किप कर देते हैं जनरली लोग पढ़ते समय, लेकिन इस पर तुमने देखा साक्षात कितने फॉर्मूले पर बेस सवाल आए हैं, ठीक है। अब इसी से तो तुम्हारा वीआरएमएस भी डिफाइन हो गया था। हाँ, तो कैसे किए थे एक बार बताओगे? अबे 4 बार बता दिया तुम्हें, कुछ नहीं करना। ये एन को एन बाई वी लिखेंगे और मास ऑफ द गैस कैपिटल एन इंटू एम कैपिटल एम हो जाएगा। हाँ सर, तो यहां से ही तुमने वीआरएमएस डिफाइन किया था, रूट अंडर 3 पीवी, पीवी बटा मास ऑफ द गैस। और ये मास ऑफ द गैस इंटू वी तुम्हारा रो हो गया था, तो 3 पी बाई रो इज इक्वल टू 3 के बी टी बटा एम। ओ वाह, कितना आसान हो गया। और यही से तुम्हारा आ गया था मैक्सिमम प्रोबेबल रूट अंडर 2 पी बाई रो। हाँ, मैक्सिमम प्रोबेबल, सबसे, हाँ मैक्सिमम प्रोबेबल में 2 आया था। हाँ, नीचे लिखने का ये मतलब नहीं कि हम गलत लिख देंगे, है ना। और एवरेज आया था तुम्हारा रूट अंडर 8/3 एम पी बटा मास ऑफ, सॉरी, पीवी बटा मास ऑफ, पीवी बटा मास ऑफ, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, इसी फॉर्मूले में पी रहने दो, 1/3 एन को लिख सकते हैं कैपिटल एन बाई वी, स्मॉल एम वी आर एम एस का होल स्क्वायर। मुझे एक बताओ ये क्या है सर? मास ऑफ द गैस। ओके, 3 पी को रहने दो, पी इज इक्वल टू 1/3 वी, 1/3 इंटू 1/v, ये तुम्हारा मास ऑफ द गैस इंटू वी आर एम एस का होल स्क्वायर। तो क्या यहां से अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देता हूं, तो इस टर्म को मैं क्या बोल सकता हूं सर? क्या बोल सकते हैं? देखो क्या बोल सकते हैं, 2 को तो एक्स्ट्रा, 2 बाहर है तो 2 इधर इधर ले जाओ, तो P इज इक्वल टू 2/3 V। इसको क्या काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस बोल सकते हैं? अच्छा, मतलब एक मॉलिक्यूल का नहीं है, टोटल गैस का मास लिया है, एक मॉलिक्यूल का मास नहीं, टोटल गैस का मास लिया है। तो टोटल गैस के मास की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी आया, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस इज इक्वल टू हो जाएगा आपका P इज इक्वल टू 2/3 V काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस। अच्छा, बात तो सही आपकी कह रहे हो, बात तो सही कहा आपने, काइनेटिक एनर्जी गैस का आ जाएगा। अब इस गैस की काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकते हैं? तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस सबसे पहले समझिए, ये हो जाएगा 3/2 पीवी। देखिए 3/2 पीवी कैसे? काइनेटिक एनर्जी गैस 3 पीवी/2। सबसे पहले ये टर्म समझो, तो ये काइनेटिक एनर्जी एंड पीवी में रिलेशन, तो गैस की काइनेटिक एनर्जी आएगा 3/2 पीवी। ओके, उसके बाद वॉल्यूम को नीचे लिख दूं, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस, कंप्लीट काइनेटिक एनर्जी बटा गैस की वॉल्यूम इज इक्वल टू 3p/2 आ गया। हाँ, तो क्या ये एनर्जी डेंसिटी आ जाएगा? एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू 3/2p, ये एनर्जी डेंसिटी आ गई। एनर्जी डेंसिटी एंड प्रेशर के बीच में रिलेशन है, पूछ लेते हैं, ठीक है, 3/2। तो ये तुमको यहीं से ड्राइव करके लाना है, इसको रटना नहीं, ठीक है। अब एक खूबसूरत चीज तुमको दिखाऊंगा, अब ये देख के तुम्हारी आंखें 2 की 4 हो जाएंगी। तो आंखें अगर, मतलब तुम्हारी 2 की 4 नहीं, तीसरी आंख खुल जाएगी। तो तुम्हारी तीसरी आंख खुली कि 2 की 4 आंख हो गई, जरूर कमेंट में बताना। अभी रुक जाओ, जो मैं यहां पे कंसेप्ट अभी सिखाऊंगा उसके बाद। तो कंसेप्ट क्या सिखाऊंगा जरा देखना ध्यान से। तो कंसेप्ट बेटा जी मैं तुमको ये सिखाऊंगा कि प्रेशर इज इक्वल टू था 1/3 एन, एन को कैपिटल एन बाई वी लिख सकते हैं, इंटू मास ऑफ द गैस इंटू वी आर एम एस का होल स्क्वायर। ये पढ़ा था। क्या इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दूं? वही पीछे वाला जो किया था वही है। ये क्या हो जाएगा सर? ये काइनेटिक एनर्जी, इसको लिखो काइनेटिक। तो P इज इक्वल टू 2/3V इंटू काइनेटिक एनर्जी। हाँ, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस इज इक्वल टू 3pV बाई, लिख सकते हैं। हाँ, और आइडियल गैस इक्वेशन हम जानते हैं, पीवी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल है तो आरटी, एंड पीवी इज इक्वल टू टोटल मॉलिक्यूल है तो केटी, टोटल मॉलिक्यूल है तो केटी। अब यहां पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस इज इक्वल टू 3/2, पी को लिख सकते हैं एन
केबीटी, वो के लिखा है वो केबीटी है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है ना, के लिखते हैं लेकिन है केबी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है सर। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस को ही हम इंटरनल एनर्जी भी बोलते हैं क्या सर, कैसे? आपने जब इंटरनल एनर्जी थर्मोडायनेमिक्स के पहले लेक्चर में डिफाइन किया था तो क्या बोला कि पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो है, तो गैस के मॉलिक्यूल की जितनी सारे मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी जोड़ के आएगी, हर मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी का सम गैस का टोटल काइनेटिक एनर्जी आएगा, और उसी काइनेटिक एनर्जी को तो इंटरनल एनर्जी कहते हैं। हाँ हाँ कहते तो हैं, लेकिन सर ये इंटरनल एनर्जी तो नहीं है। देखो इंटरनल एनर्जी बोल सकते हैं हम, समझना हाफ, सर हाफ तो ठीक है लेकिन उससे क्या, देखो एन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, देखो एन केबीटी इंटू ये है 3, एक्चुअल में ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है। हम जो प्रेशर लिखते हैं वो मोनोटॉमिक गैस के लिए डिफाइन करके लिखते हैं, मतलब ये जो प्रेशर है वो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की वजह से या ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से लग रहा था, रोटेशन की वजह से वो कंटेनर पे प्रेशर जाके थोड़ी ना लगा है। अच्छा, या कंटेनर मॉलिक्यूल पे थोड़ी ना लगाएगा। देखो क्या है कि ये गैस मॉलिक्यूल है, ये जाके इसको हिट किया, ऐसे जाके हिट किया, तो ट्रांसलेशनल स्पीड से किया कि रोटेशनल स्पीड से किया? अबे रोटेट कितना कर रहा है उसमें क्या मतलब है, तो हिट तो ट्रांसलेशनल स्पीड से करेगा, तो पर सेकेंड जाके इस पे जो हिट किया वो ट्रांसलेशनल स्पीड से किया, मतलब ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की वजह से किया। हाँ सर, तो उससे जो फोर्स लगा वो बटा एरिया कर दोगे तो तुम्हारा प्रेशर आएगा, तो जो प्रेशर वो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी वजह से आता है। हाँ तो याद करो, अगर मैं इसको ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ लिख दूं तो हाफ एफ एन के बी टी। अब एक बात समझो, एन के बी टी को आप एनआरटी भी लिख सकते हो, लेकिन एनआरटी अभी नहीं लिखेंगे, अभी हम तुमको जो समझाएंगे वो देखना। तुमको मैंने बोला था एक मॉलिक्यूल का एक डिग्री ऑफ फ्रीडम की वजह से एनर्जी कितनी थी, तो याद है तूने बोला था हाफ के बी टी, सर बोला तो था कि टी के प्रोपोर्शनल होता है काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ थर्मल काइनेटिक एनर्जी, तो टेम्परेचर की वजह से तो काइनेटिक एनर्जी आ रहा है, तो याद कर तुमने बोला था एक मॉलिक्यूल का एक डिग्री ऑफ फ्रीडम की वजह से हाफ के बीटी आता है। एन मॉलिक्यूल के लिए एन से मल्टीप्लाई करेंगे, एफ से मल्टीप्लाई करेंगे, यही तो है, यही तो है, देख एन के बीटी यही तो है। हाँ सर यही तो लिखा है आपने 3/2 एन के बीटी, इसमें हाफ के बीटी तुम्हारा एक मॉलिक्यूल का एक डिग्री ऑफ फ्रीडम की वजह से आ गया, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेशन 3 और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वही चीज है, देख कहां से मिला दिया इसको, तो कंसेप्चुअली पढ़ोगे तो मजा बहुत आएगा। और हम जानते हैं पीवी इज इक्वल टू आप एन आर टी लिखे या कैपिटल एन के बी टी लिखे, एक ही बात है। हाँ सर, तो यहां से हम ये लिख सकते हैं कि तुम्हारा जो ये है एन के बी टी है, तो हाफ एफ एन के बी टू आप एन आर टी लिख लो, तो देखो क्या आ गया, हाफ ऑफ नफरत, हाफ ऑफ नफरत नंबर ऑफ मोल के टर्म्स में, हाफ ऑफ नफरत। बताइए तो मजा आया कि नहीं आया, तो तुम्हें यही समझना था वैसे तो, काइनेटिक पी इज इक्वल टू आप लिख सकते हो या काइनेटिक एनर्जी 3pv/2 आता है, और वही चीज यहाँ पे देखो रिलेट करके हमने प्रूव कर दिया। अब बताओ तीसरा आंख खुला कि नहीं खुला, अब बताओ तीसरा आंख खुला कि नहीं, ये तुम्हारा नीट 2021 का सवाल है। इस चैप्टर पे सवाल डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड ही बनते हैं, कैसे बनते हैं वो देखते जाइए करते जाइए। देखिए मैच द कॉलम 1 एंड कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट मैच फ्रॉम द गिवन चॉइसेस, ठीक है। रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द गैसेस मॉलिक्यूल, आरएमएस स्पीड रूट अंडर 3RT/m, देखो रूट अंडर 3RT/m, पहले का क्यू, तो पहले का क्यू ये आएगा, ये दोनों तो गलत हो गए। प्रेशर ऑफ द गैस एक्सर्टेड बाय द आइडियल गैसेस, तो P इज इक्वल टू 1/3 Nm V डैश का मतलब आरएमएस स्पीड है, तो देखो B का तुम्हारा P आ गया, B का P, तो B का P ये आ गया, B का P, A का Q, B का P, ये सही है गलत हो गया, आंसर आ गया। बाकी भी मिला लेते हैं। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, एवरेज काइनेटिक एनर्जी 3/2 kBt, एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्यों, 3/2 n kBt आया था, देखो ना 3/2 n kBt, देखो 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 3/2 n kBt, तो एवरेज के लिए आप कैपिटल एन से तो डिवाइड करोगे, देखो क्या आ जाएगा 3/2 kBt, 3/2 kBt। टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द वन मॉलिक्यूल ऑफ डायाटॉमिक, डायाटॉमिक का टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल इंटरनल एनर्जी 5/2 RT, क्योंकि डायाटॉमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है ना, टोटल काइनेटिक एनर्जी बोला है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 5, लेकिन प्रेशर सिर्फ ट्रांसलेशन की वजह से लगता है, तो प्रेशर में सिर्फ ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी आएगा, तो डी का आर ये तुम्हारा आंसर आ गया। तो कल से आज तक जो भी पढ़ा था देखो सब मैच कर गया। नेक्स्ट क्या है, ये 25 जून 2022 का सवाल है, क्या कह रहा है, द रिलेशन बिटवीन रूट मीन स्क्वायर स्पीड एंड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इज, है तो आसान है यार, तो मोस्ट प्रोबेबल मतलब मैक्स प्रोबेबल स्पीड आया था तुम्हारा रूट अंडर 2 इंटू समथिंग,
और ये आया था तुम्हारा आरएमएस स्पीड इज इक्वल टू रूट अंडर 3। तो आरएमएस की वैल्यू पूछिए, तो आरएमएस बटा वी एम पी इज इक्वल टू रूट 2। बाकी तो जो भी टर्म है तुम्हारा आरटी बाई एम तो सेम आएगा, तो ये कट गया। तो वी आर एम एस रूट अंडर 3/2 इंटू वी एम पी। तो एक सवाल देखा तुमने टेम्परेचर पे बेस्ड कैसे पूछा, दूसरा सवाल ये तो फॉर्मूला पे मिक्स एंड मैच करके पूछा, प्रेशर पे कैसे पूछ सकता है। और ये देखो वी आर एम एस इज इक्वल टू 3/2 मैच करा लो, 3/2 ये आ गया। अच्छा वैसे वी आर एम एस के सामने 3 आना चाहिए, तो वी आर एम एस का सामने 3 यहाँ पे है नहीं, यहाँ वी आर एम एस के नीचे 3 गलत, नीचे 3 गलत। ये तो देख के पता चल रहा है कितना आसान हो गया फिजिक्स से। अच्छा एक ये सवाल मैंने लिखा है जो एक्चुअल में तुमको बेसिक फिजिक्स सिखाता है, और ये हर चैप्टर में ऐसे सवाल बन सकते हैं, किसी एक इस चैप्टर का नहीं। तो मैं सभी से आग्रह करूंगा कि एक बार स्क्रीन पॉज करके बड़े आराम से इस सवाल को अटेम्प्ट करें। एक बार स्क्रीन पॉज करके बड़े आराम से इस सवाल को अटेम्प्ट करें। क्या है सवाल, देखिए सवाल आपका है द परसेंटेज इंक्रीज इन प्रेशर ऑफ द गिवन मास ऑफ अ गैस, परसेंटेज इंक्रीज इन प्रेशर ऑफ अ गिवन मास ऑफ द गैस फिल्ड इन अ कंटेनर एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। सबसे पहले तुम्हारा कांस्टेंट टेम्परेचर है और गिवन मास है, दोनों कांस्टेंट है, इज 100%। तो परसेंटेज इंक्रीज इन प्रेशर, तो प्रेशर में परसेंटेज इंक्रीज जो हुआ है, परसेंटेज इंक्रीज इन द प्रेशर ऑफ अ गिवन मास ऑफ द गैस फिल्ड इन द कंटेनर एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर 100%। कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम में परसेंटेज चेंज आपको निकालना है। क्या निकालना है? वॉल्यूम में परसेंटेज चेंज आपको निकालना है। वॉल्यूम में परसेंटेज चेंज निकालना, बताओ कैसे निकालो, बताओ कैसे निकालोगे वॉल्यूम में परसेंटेज चेंज। तो देखो सर जी सिंपल सा है, पीवी बाय आरटी लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। तो टेम्परेचर तो कांस्टेंट दिया है गुरुजी, हाँ ये कांस्टेंट है, तो पीवी बराबर कांस्टेंट आ गया। तो हम लिख सकते हैं डीपी बाई पी प्लस डीवी बाई वी, पार्शियल डिफरेंस इज इक्वल टू कांस्टेंट का डिफरेंस 0। तो डीपी बाई पी, और इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, डीपी बटा पी इज इक्वल टू माइनस डीवी बटा वी। अब दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दो, चेंज इन प्रेशर बटा प्रेशर गुना 100, चेंज इन वॉल्यूम बटा वॉल्यूम गुना 100। तो परसेंटेज चेंज यहाँ से आ तो रहा है, हाँ सर परसेंटेज चेंज आ तो रहा है, तो आंसर 100% हो जाएगा। कितने लोगों को समझ में आया? जल्दी फटाफट बताइए कितने लोगों को समझ में आया? सर ये तो आसान है, हमने कई बार किया है, एकदम सही बात है। तो कितने लोगों को ये समझ में आया जल्दी बताओ। तो आ गया सर जी, आ गया एकदम सही। जितने लोगों को आया है सब हमारे स्कैम में फंस चुके हैं, और ईमानदारी से कहना कि सर ईमानदारी से फंस गए सर जी, हमको तो यही लगा था, हम भी यही किए, तो गलत। अब गलत क्या है वो बताओ, गलत क्या है वो बताओ। सबसे पहले यहां पे समझो कि जब तुम वो एक्सपेंशन वगैरह सवाल कर रहे थे तो उसमें डायरेक्टली ये वाला चीज तुम लगा रहे थे, क्योंकि वहां पे एक्सपेंशन ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे रॉड का लेंथ डबल हो जाए या 20% 30% चेंज हो जाएगा, वो छोटा चेंज ही होगा। या एरर में भी डायरेक्टली ये लगा सकते हैं कि एरर भी छोटा परसेंटेज चेंज होता है, परसेंटेज एरर भी छोटा होता है। यहाँ पे 100% चीजें बढ़ रही है, तो ये स्मॉल चेंज के लिए आता है। ये स्मॉल चेंज होता है ना, जैसे 2% होता है, एकदम सही था, प्रेशर 2% तो वॉल्यूम भी 2%, एकदम सही था ये। तो क्या यहाँ पे जैसे प्रेशर 100% बढ़ा है, परसेंटेज इंक्रीज इन द प्रेशर इज 100%, तो प्रेशर 100% हमको दिया हुआ था, तो क्या वॉल्यूम 100% चेंज होगा? नहीं होगा। दूसरी बात, अगर तुमको प्रेशर 2% चेंज होगा तो वॉल्यूम 2% चेंज होगा, प्रेशर 3% चेंज तो वॉल्यूम 3% चेंज होगा। लेकिन ये बड़ा चेंज के लिए नहीं कर सकते सर। अब कैसे करेंगे? तो ऐसे करेंगे, सबसे पहले समझो कि मान लो इनिशियल वॉल्यूम V0 है और इनिशियल प्रेशर V0 है, ये एज्यूम कर, ठीक है, ओके सर। अब बोला है तुम्हारा कि प्रेशर इंक्रीज इन परसेंटेज इन द प्रेशर 100%, तो 100% प्रेशर बढ़ा है, तो फाइनल प्रेशर बोल सकते हो इनिशियल प्रेशर प्लस इनिशियल प्रेशर का 100% ऐड हुआ है। तो क्या ये P0 प्लस P0 100% हटाओगे तो 100/100, क्या P0 P0 2 P0 आ जाएगा, तो फाइनल प्रेशर आ जाएगा आपका 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल प्रेशर। फाइनल प्रेशर आपका आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल प्रेशर। बताइए कोई दिक्कत? नहीं सर यहां तक तो ठीक है, फाइनल प्रेशर 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल प्रेशर आ जाएगा। तो वॉल्यूम देखते हैं, पीवी बराबर कांस्टेंट होता है कांस्टेंट टेम्परेचर पे, हाँ इनिशियल प्रेशर P0 वॉल्यूम V0, बाद में फाइनल प्रेशर है 2 P0, तो वॉल्यूम हो जाएगा V डैश। यहां से P0 से P0 कटेगा तो फाइनल वॉल्यूम आया V0/2। अब परसेंटेज चेंज बड़ा चेंज अगर होता है तो आप लिखते हैं V डैश माइनस V0 बटा V0 गुना 100। V डैश कितना है? V0/2, तो V0/2 माइनस V0 बटा V0, तो ये आएगा V0/2 में से V0 घटाओगे माइनस V0/2 इंटू V0 गुना 100 परसेंटेज के लिए। अब -100/2 मतलब -50%। सबसे पहली बात माइनस बता रहा है घटने को और 50% चेंज होगा, ये है आंसर। अरे सर ये तो मजा आ गया।
तो क्या आप इसमें काम में फंसे और आपको सीखने को मिला कि नहीं, ये जल्दी बताइए, सीखने को मिला कि नहीं। नेक्स्ट है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें 99% बच्चे गलती करते ही करते हैं और ये बहुत फेवरेट है एग्जामिनर, खूब सारे इसमें सवाल पूछ लेते हैं। केमिस्ट्री में भी आपने भर भर के ये चीजें पढ़ी होगी। क्या है जरा समझिए, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या है। तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कहता है द टोटल प्रेशर of a mixture of the non-reacting gas is equal to the sum of partial pressure of the individual gases in the mixture। कहने का मतलब ये है कि मान लो, ऐसे समझो कि एक कमरा है, उस कमरे में मैं अकेले बैठा हूं, तो अकेले कमरे में रहते हो। हाँ, अगर एक कमरा है उस कमरे में मैं अकेले रहता हूं, तो मैं जब अकेला था उसमें प्रेशर लगाया पी, ठीक है। अब तुम अगर अकेले थे, मैं P1 लगाया, पहले समझो इसको, कंसेप्चुअली समझो प्लीज। मान लो एक कमरा है, उस कमरे में मैं अकेले रहता हूं, तो मैंने अकेले रहने की वजह से प्रेशर लगाया P1। तुम उस कमरे में अकेले हो, तुमने प्रेशर लगाया P2। तीसरा आदमी कमरे में अकेले था तो उसने प्रेशर लगाया P3। अगर तुम तीनों रहेंगे तो उससे ज्यादा प्रेशर लगेगा। हाँ, कितना? तो जब मैं अकेला था तो जो प्रेशर लगाया, तुम अकेले थे तो जो प्रेशर लगाया, तीसरा आदमी अकेला था तो जो प्रेशर लगाया, तो जब हम तीनों एक साथ होंगे तो नेट प्रेशर की वैल्यू P1 प्लस P2 प्लस P3 आती। इतनी आसान सी बात है। हाँ, ये कहे उसका डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर कहने का कि मतलब किसी कंटेनर में अकेला ए गैस है, उसके अकेले होने की वजह से मान लो प्रेशर पीए लगा, दूसरा गैस है पीबी। अब वो गैस जब अकेला था तो प्रेशर पीबी लगाया, दोनों गैस को मिक्स करके उसी कंटेनर में रख दिया, वही कंटेनर जिसका वॉल्यूम वी था, वही कंटेनर, तो नेट प्रेशर जो लगेगा वो P1 प्लस P2 लगेगा। पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ सिंगल गैस इफ इट इज बेयर अलोन इन द कंटेनर। मतलब मान लो यही कंटेनर है, इस कंटेनर में अकेला सिर्फ ए गैस है, तो ए गैस का प्रेशर है P है। इसी कंटेनर में जब अकेला बी गैस है, उसका प्रेशर है PB। इसी कंटेनर में जब ए और बी दोनों मिक्स करके रखा, ये रहा आपका ए गैस और ये रहा आपका बी गैस, ये रहा आपका बी गैस, ये रहा आपका ए गैस बी गैस, तो इसका जो नेट प्रेशर आएगा वो PA प्लस PB है। जब तक आप सवाल नहीं करेंगे तब तक इसका फील और आपको अच्छे से नहीं है। तो इसका फील और अच्छे से लेने के लिए यहां पे समझते हैं द इक्वेशन ऑफ ए स्टेट ऑफ 5 ग्राम ऑक्सीजन, 5 ग्राम ऑक्सीजन भाई गुरु, 5 ग्राम ऑक्सीजन एट अ प्रेशर P एंड टेम्परेचर T व्हेन द ऑक्यूपाई अ वॉल्यूम V विल बी। अरे ये तो आइडियल गैस इक्वेशन पे सवाल है, बोला था ना आइडियल गैस इक्वेशन में बहुत सवाल पूछते हैं। तो ये क्या कह रहा था, इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ अ 5 ग्राम ऑक्सीजन एट अ प्रेशर P एंड टेम्परेचर T then the occupied volume V will be equation of the state। तो PV पर under T, PV पर under T, that's it। नंबर ऑफ मोल निकाल लो 5 ग्राम ऑक्सीजन से, बहुत आसान है, 5 ग्राम ऑक्सीजन से नंबर ऑफ मोल निकाल लो। ये सवाल है 16 मार्च 2021 नीट का, और ये जेई का, और नीट में भी बहुत सारे ऐसे सवाल आए हैं। तो देखना यहाँ पे क्या क्या, द वॉल्यूम ऑफ V of an enclosed container mixture of the 3 gases, 16 ग्राम ऑक्सीजन, 16 ग्राम ऑक्सीजन, 28 ग्राम नाइट्रोजन एंड 24 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर T। कंसीडर R as the universal gas constant। The pressure of the mixture is यो, प्रेशर ऑफ द मिक्सचर इज, तो प्रेशर ऑफ द मिक्सचर क्या होगा, नेट प्रेशर होगा, पहला अकेला गैस, दूसरा अकेला गैस, तीसरा अकेला गैस का मिक्सचर। तो पहले अकेले गैस का प्रेशर कैसे लिखते हैं, तो प्रेशर इज इक्वल टू द nRT/V। हाँ तो लिखो, तो P को लिखोगे nRT/V पहले गैस के लिए, मतलब ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन के लिए, प्लस nRT/V तुम लिखोगे नाइट्रोजन के लिए, नाइट्रोजन के लिए, प्लस nRT/V तुम लिखोगे बेटा कार्बन डाइऑक्साइड। तो सब इन तीनों में से कॉमन क्या निकलेगा, तीनों टेम्परेचर T पे, और तीनों अकेला था तो वॉल्यूम भी ले रहा था। जब अकेला था तब का प्रेशर है ये, उसी वॉल्यूम में जब अकेला था, तो RT/V तुम्हारा कॉमन आ जाएगा, सिंपल N1 प्लस N2 प्लस N3 ऐड कर दो, नंबर ऑफ मोल निकाल दो। 16 ग्राम ऑक्सीजन पता है, 28 ग्राम नाइट्रोजन पता है, 44 ग्राम कार्बन पता है, बस। तो ये कुछ केमिस्ट्री और फिजिक्स का मिक्स्ड करके ये सवाल बनता है, दैट्स इट। मतलब मैं कह रहा हूं, कंसेप्ट समझो, जब 16 ग्राम ऑक्सीजन अकेला इस V वॉल्यूम में, 28 ग्राम नाइट्रोजन अकेला इस V वॉल्यूम में, और 44 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड अकेला इस V वॉल्यूम, ये 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड अकेला इस V वॉल्यूम में। तो इस V वॉल्यूम में होने की वजह से मान लो प्रेशर P3 लगाया, ये प्रेशर P2 लगा, ये प्रेशर P1 लगा,
अकेला इस वॉल्यूम में तो प्रेशर कैसे लिखोगे, तो P बराबर NRT बाई वी, तो NRT बाई वी आ गया प्रेशर। दूसरे का उतना ही हो जाएगा उसी वॉल्यूम में, तो सब कॉमन निकाल के नंबर ऑफ मोल निकाल के ऐड कर दो और कमेंट करके बताओ स्लाइड नंबर 25 पे आंसर तुम्हारा सही आया कि नहीं, मजा आया कि नहीं। स्लाइड 25 पे पार्शियल प्रेशर के कंसेप्ट आपको समझ में आए कि नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है कनेक्टिंग टू कंटेनर, है ना। एक कंटेनर है, ध्यान सुनना, एक कंटेनर है जिसमें नंबर ऑफ मोल है N1, N1 नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल, और F1 है तुम्हारा डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम। रे भाई तुमको नंबर ऑफ मोल तो निकालने आता है ना वो गलती मत करना। ऐसा तो नहीं कि केमिस्ट्री तुम्हारा एकदम गोल है। भाई पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का। अच्छा, केमिस्ट्री का कौन सा चैप्टर जो सबसे ज्यादा बार पढ़ा जाता है, सबसे ज्यादा दिन तक पढ़ा जाता है, सबसे ज्यादा बार रिपीट करते हो, बोलो कौन सा चैप्टर है वो, बताओ तो कौन सा चैप्टर है वो? वही वही तो है, कौन सा बोलते हैं उसको, मोल कंसेप्ट, है ना। मोल का कंसेप्ट तो पता ही होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, तो कनेक्टिंग टू कंटेनर, दो कंटेनर है, एक कंटेनर में नंबर ऑफ मोल है N1, डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसकी F1, अलग तरह का गैस है, डिग्री ऑफ फ्रीडम F1 है, प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1, टेम्परेचर T1 है। दूसरा कंटेनर है, नंबर ऑफ मोल है N2, डिग्री ऑफ फ्रीडम F2, प्रेशर P2, वॉल्यूम V2, टेम्परेचर T2। अब इसको मैंने कनेक्ट करके वाल्व से जोड़ दिया, अचानक से वाल्व ओपन करेंगे तो कुछ गैस पहले में से दूसरे में आ जाएगा, दूसरे में से पहले में आ गया, मतलब मिक्सचर ऑफ गैस हो गया। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, जो पहली बात आपको समझ में आना चाहिए, इनिशियली पहले जितने उसके नंबर ऑफ मोल थे, मिक्स करने के बाद फाइनली मान लो पहले कंटेनर में नंबर ऑफ मोल हो गया N1 डैश, दूसरे कंटेनर में N2 डैश, नंबर ऑफ मोल तो कंजर्व रहेगा। हाँ सर, नंबर ऑफ मोल तो कंजर्व रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए। एक कंसेप्ट आपको ये समझना। दूसरा कंसेप्ट ये समझना है, ये इसी पर तुम्हारे 90% सवाल हो जाते हैं, इसी पे 90% सवाल हो जाते हैं। दूसरा कंसेप्ट ये समझना है कि इंटरनल एनर्जी इनिशियली पहले गैस का प्लस दूसरे गैस का बराबर इंटरनल एनर्जी पहले गैस का और दूसरे गैस का फाइनली बराबर, इंटरनल एनर्जी बराबर हो। तीसरा, इसी इंटरनल एनर्जी से टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर तुम्हारा डिफाइन हो जाएगा, N1 F1 T1 प्लस N2 F2 T2 बराबर N1 F1 प्लस N2 F2। जैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम मिक्सचर का आप डिफाइन करते थे, याद है कैसे करते थे? हाँ सर, मिक्सचर का डिग्री ऑफ फ्रीडम हम ऐसे करते थे, N1 F1 प्लस N2 F2 बटा N1 प्लस N2। हाँ सर, उसी तरीके से टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर का ये फॉर्म, टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर का फॉर्मूला क्या, टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर N1 F1 T1 प्लस N2 F2 T2 बटा N1 F1 N2 T2 N2 F2। क्या इसमें डायमेंशन टेम्परेचर का है? हाँ, तो पहले गैस का नंबर ऑफ मोल इंटू उसकी डिग्री फ्रीडम इंटू टेम्परेचर, दूसरे गैस का नंबर ऑफ मोल इंटू डिग्री फ्रीडम बटा टेम्परेचर बटा N1 F1 प्लस N2 इंटू टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर आएगा। बहुत सिंपल सा है, वो काइनेटिक टोटल इंटरनल एनर्जी कंजर्वेशन से सॉल्व। तो दो चीजें इसमें कंजर्व रहेगी। हाँ, आइसोलेटेड बाउंड्री होना चाहिए, बाहर से हीट अंदर बाहर नहीं जा रहा। सबसे पहली चीज नंबर ऑफ मोल कंजर्व होगा। देखो पहले गैस का नंबर ऑफ मोल N1 है, दूसरे गैस का अपना N2 है। जब मिक्स कर दिया तो पहला गैस दूसरे में चला जाएगा, दूसरा गैस पहले में चला जाएगा। तो इस कंटेनर में जो नंबर ऑफ मोल होगा, इस कंटेनर में नंबर ऑफ मोल होगा, जोड़ के इनिशियली बराबर, फाइनली दोनों में इंडिविजुअल नंबर ऑफ मोल के बराबर है। ये पहले गैस का इनिशियल नंबर ऑफ मोल, दूसरे गैस का इनिशियल नंबर ऑफ मोल, पहले गैस पहले और दूसरे कंटेनर में, पहले कंटेनर में नंबर ऑफ मोल और दूसरे कंटेनर में नंबर ऑफ मोल कंजर्व रहेगा। नंबर ऑफ मोल थोड़ी सा चेंज हो जाएगा। दूसरा, इंटरनल एनर्जी कंजर्व रहेगा। तीसरा, टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर ऐसे निकालेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐसे निकालेंगे। प्रेशर निकालने के लिए तुमको सिंपल सी बात है, अगर तुमको प्रेशर पूछता है तो कुछ कंडीशन बताएगा कि कांस्टेंट टेम्परेचर रख के प्रेशर पूछेगा, तो उस तरीके से हम नंबर ऑफ मोल कंजर्व करा के सवाल सॉल्व कैसे करेंगे। सवाल सॉल्व देखो भाई, बहुत पेशेंटली मैं तुमको, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो बहुत सेग्रीगेट करके अलग अलग चीजें करके आपको पढ़ा रहा हूं, कोई भी चीज मिक्स नहीं करी है मैंने। सबसे पहले आज मैंने क्या बताया, आइडियल गैस इक्वेशन के पार्ट बताया, उस पर सवाल कराया, फिर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस बताया, उसके बाद तुमको आरएमएस स्पीड समझाया, फिर बोल्ट्जमैन मैक्सिमम प्रोबेबल स्पीड बताया, फिर बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पढ़ाया, फिर उसका प्रेशर के साथ टेम्परेचर के साथ रिलेशन बताया, फिर तो नीट के सवाल कराए, फिर बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पे सवाल कराया, फिर तुम्हें रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड प्रेशर बताया, उस पर सवाल कराया, जेई के सवाल कराए, फिर मैंने तुमको डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर कराया, उस पर तुमको सवाल कराए, फिर दो कंटेनर को कनेक्ट करने वाले सवाल कराया। नीट 2025 में सवाल पूछा है, ये नीट 2025 का आपका सवाल है, ठीक है। एक बार सवाल पढ़िए और अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए, स्क्रीन पॉज करके सोचिए 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 थोड़ा सा। और ये वही सवाल है जो बहुत ज्यादा हल्का मचाया था, लेकिन आप देखिए ये लास्ट ईयर भी यही सेम चीज मैंने पढ़ाया था, एकदम सेम डिट्टो सेम तरीके से। अब देखना ये सवाल कितनी रफ्तार में होगा, दो लाइन में। तुम पहले सवाल पढ़ो।
देखिए, अ कंटेनर हैज टू चेंबर ऑफ वॉल्यूम 2 लीटर एंड 3 लीटर। पहला चेंबर है और दूसरा चेंबर है। इसमें वॉल्यूम हमको दिया हुआ है 2 लीटर का और इसमें वॉल्यूम दिया हुआ है 3 लीटर का। ठीक है, सेपरेटेड बाय ए पार्टीशन मेड ऑफ थर्मल इंसुलेटर, द चेंबर कंटेन N1 बराबर 5 मोल, N2 बराबर 4 मोल, है ना, एक 5 मोल है 4 मोल है, ऑफ आइडियल गैस एट अ प्रेशर P1 1 atm, चलिए P1 1 atm एंड P2 बराबर है 2 atm। व्हाट इज द पार्टीशन? व्हेन पार्टीशन रिमूव देन मिक्सचर अटेन द इक्विलिब्रियम प्रेशर। पार्टीशन हटा देंगे तो मिक्सचर कितने उसको अटेन करेगा, देन पार्टीशन मिक्सचर अटेन द इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ, इक्विलिब्रियम प्रेशर कितना अटेन करेगा। तो सबसे पहले एक बात बताओ, टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर निकालने का फॉर्मूला तुमको बताया था। टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर क्या बताया था? N1 F1 T1 प्लस N2 F2 T2 डिवाइडेड बाई N1 F1 प्लस N2 F2। यहां से F पहले काट के हटा दो। क्यों? क्योंकि ये सेम ही गैस फिल किया है। तो कैसे पता चला? डिग्री ऑफ फ्रीडम दिया है? नहीं। क्या बोला है? दोनों डिफरेंट गैस है? नहीं। तो फिर एक ही तरह का गैस अलग अलग मोल रखा है। तो यहाँ पे N1 T1 लिखोगे। N1 T1 को क्या लिख सकते हैं? पीवी बराबर एनआरटी। हाँ सर, पीवी बराबर एनआरटी। तो N1 और T1 को लिख सकते हैं पीवी बाई R1, क्योंकि टेम्परेचर हमको दिया नहीं है। तो आप इसको लिख सकते हैं पीवी बटा R1। तो ये हो जाएगा तुम्हारा P1 V1 बटा R1 प्लस P2 V2 बटा R2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। ये सर ये टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर आ जाएगा। मतलब मिक्सचर की टेम्परेचर क्या होगी फाइनली, दोनों को मिला देंगे तो। और पीवी बराबर एनआरटी अगर मैं मिक्सचर के लिए लगाऊं तो प्रेशर ऑफ द मिक्सचर, मिक्सचर का टोटल वॉल्यूम, मिक्सचर का टोटल नंबर ऑफ मोल, टोटल नंबर ऑफ मोल आर इनटू टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर। हाँ सर लिख सकते हैं। अब यहां पे देखो, प्रेशर ऑफ द मिक्सचर हमें चाहिए, वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर कितना होगा? ये 2 लीटर और ये 3 लीटर, यही है 5 लीटर, बराबर नंबर ऑफ मोल टोटल रहने दो इनटू आर रहने दो। टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर देखो क्या है सर, P1 V1 बटा R1 प्लस, मतलब आर ही आएगा, R1 थोड़ी ना आएगा, आर प्लस P2 V2 बटा R2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। क्या नंबर ऑफ मोल तुम्हारा कट गया? हाँ सर। आर से कॉमन निकल के आर कट गया। हाँ सर। तो प्रेशर ऑफ द मिक्सचर क्या आ रहा है? सर तो सिंपल आ रहा है P1 V1 बटा P2 V2 बटा सीधा 5। हाँ यही तो बचा। अब बोलो P1 कितना है? सर P1 है 1। चलो प्रेशर ऑफ द मिक्सचर बताओ, P1 कितना 1, वॉल्यूम कितना 2, प्लस P2 कितना है 2 और वॉल्यूम है 3, 3 दूना 6, डिवाइडेड में नीचे बोलो सर 5। ठीक है, तो 6 2 8 बटा 5, 1.6 इज आंसर, 1.6 इज आंसर। तो मैं चाहता ना तो डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकता था। पता है क्या? जैसे टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर तुमने पढ़ा है N1 F1 T1, डिग्री ऑफ फ्रीडम सेम है तो F हटा देंगे, N1 T1 आएगा, N2 F2 T2 डिवाइडेड बाई N1 F1 प्लस N2 F2। उसी तरीके से प्रेशर ऑफ द मिक्सचर P1 V1 प्लस P2 V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। लेकिन मैंने डायरेक्ट नहीं लिखा क्योंकि ये डायरेक्ट कंडीशन पे डिपेंड करता है, डायरेक्ट नहीं आएगा। टेम्परेचर सेम होगा तब ये आ जाएगा। तो हमने क्या किया, आपको बड़े प्यार से पहले ये बताया कि ये कंटेनर अलग है, ये कंटेनर अलग है। टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर का ये फॉर्मूला हमेशा सही है क्योंकि इंटरनल एनर्जी कंजर्वेशन से आता है, तो ये तो ऑलवेज करेक्ट है। तो टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर आ जाएगा तुम्हारा N1 T1 प्लस N2 T2 बटा N1 प्लस N2। N1 T1 को NT को हम लिख सकते हैं PV बटा R। तो हमने बोला P1 V1 बटा R, P2 V2 बटा R, R कॉमन आ जाएगा P1 V1 बटा R, N1 प्लस N2। अब मैंने पूरे मिक्सचर के लिए इक्वेशन लगा दी PV बराबर nRT। P मतलब प्रेशर ऑफ द मिक्सचर, V वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर। अब मिक्सचर की वॉल्यूम कितनी होगी? ये और ये दोनों आ गया ना, कंटेनर एक हो गया, जोड़ दिया तो, और दोनों पे इक्विलिब्रियम प्रेशर क्या होगा? टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर हमें पता है कैसे लिखते हैं, खत्म। एक बढ़िया फेमस सवाल है इस पर एक और, ये वाला, ये बहुत पूछते हैं। क्या है सवाल? देखिए, two thermally insulated vessel 1 and 2 are filled with the air at temperature T1 and T2, volume V1 and N2, pressure P1 and P2 respectively. The valves are joined to open, then temperature inside the vessel at the equilibrium. तो इक्विलिब्रियम पे टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर क्या होगा? तो तुमको ऐसे ही करना, देखो टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर बराबर सेम गैस अलग अलग गैस, टू थर्मली इंसुलेटेड वेसल 1 टू फिल्टेड विथ एंड टेम्परेचर इतना, वॉल्यूम इतना, प्रेशर इतना, द वेसल है जॉइंट, तो सेम है। तो N1 T1 प्लस N2 T2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2, ये तुम्हारा यूनिवर्सल फॉर्मूला। अब N1 T1 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? अगर मुझे N1 T1 डायरेक्ट नहीं पता तो PV पता है, तो PV बराबर nRT तो लिख ही सकते हैं। हाँ सर, तो R को नीचे ले जाओ, है ना, तो तुम यहाँ पे लिख सकते हो N1 T1 बराबर P1 V1 बाई R। N1 T1 को लिख सकते हैं P1 V1 बाई R प्लस P2 V2 बाई R बटा N1 को क्या लिख सकते हो? अकेला N1 होता तो क्या लिखेंगे? PV बाई T। तो ये हो जाएगा P1 V1 बाई T1। देखो ना भाई, अकेला N1 को क्या लिख सकते हो? अकेला N को लिख सकते हो PV बाई RT।
तो देखो P भी, तो P1 V1 बटा RT1 प्लस P2 V2 बटा RT2, यही तो आएगा टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर, यही तो आएगा टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर। अब देखिएगा यहाँ पे शानदार तरीके से, सिंपल तरीके से आर आर से आर आर कैंसिल हो गया, टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर आपका निकल के आएगा T1 V1 प्लस P2 V2 डिवाइडेड बाई, यहां से T1 T2 एलसीएम लोगे तो P1 V1 इंटू T2, देखो T2 यहां जाएगा, प्लस P2 V2 इंटू T1 बटा T1 इंटू T2 यहां पे लिख दो, ये तुम्हारा टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर होगा। देखो P1 V1 प्लस P2 V2 P1 V1 T2 P2 V2 T1, देखो P2 V2 T1 इंटू T1 T2, ये आंसर। तो देखो फिर से तुमको मैं समराइज कर देता हूँ, जब हम कंटेनर को मिक्स करते हैं तो ये इंटरनल एनर्जी दोनों का इनिशियल बराबर, बराबर ऐसे भी लिख सकते हैं ना, टोटल मिक्सचर की इंटरनल एनर्जी। तो मिक्सचर की टोटल इंटरनल एनर्जी पहले इंडिविजुअल जितना इंटरनल एनर्जी था दोनों के सम के बराबर, नंबर ऑफ मोल कंजर्व रहता है, टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर का ये फॉर्मूला आता है, बस वहां से प्रेशर पूछा था तो निकाल दिया हमने, बहुत शानदार तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ इज द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल बाय द मॉलिक्यूल बिटवीन टू कोलिजन। जब कंटेनर में गैस भरा हुआ है तो टकराएंगे, टकराएंगे तो कोलिजन होगा, कोलिजन होगा तो एक कोलिजन के बाद जब वो सेपरेट होते तो दूसरी कोलिजन कितने डिस्टेंस के बाद करेंगे, तो वो डिस्टेंस फिक्स तो नहीं होगा, हाँ नहीं फिक्स नहीं होगा, इसलिए हम यहाँ पे एवरेज डिफाइन करते हैं, एवरेज डिस्टेंस। मान लो लेमडा से मैं मीन फ्री पाथ को बताता हूं तो ये होता है 1 डिवाइडेड बाई √2 पाई एन डी स्क्वायर, जहां पे समझिए पी पाई तो कांस्टेंट है, √2 कांस्टेंट है, एन है नंबर डेंसिटी, एन इज कैपिटल एन बाई बी नंबर डेंसिटी, मतलब टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल बटा वी है टोटल वॉल्यूम, और डी है तुम्हारा डायमीटर, एन है नंबर डेंसिटी और डी है डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल, मतलब ये मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल की ये डायमीटर लेते हैं, तो ठीक है समझ गया। अब देखो यहाँ पे तो लेमडा इज इक्वल टू आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई √2 पाई, एन को लिख सकते हैं कैपिटल एन बाई वी, ऊपर चला जाएगा वी डी स्क्वायर। अच्छा तो सबसे पहली बात, नीट में डायरेक्टली सवाल इससे पूछते हैं, इससे मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ की वैल्यू बताओ, एक तो ये सवाल पूछा जाता है डायरेक्ट, मीन फ्री पाथ की वैल्यू बताओ। दूसरा, इस पर टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी पूछा जाए, हाँ सर टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी कैसे निकालेंगे आइए बताते हैं। तो आइडियल गैस इक्वेशन हम जानते हैं पीवी बराबर एन केवीटी, ठीक है, तो यहां से एन बाई वी को हम क्या लिख सकते हैं, एन बाई वी नीचे रखो अगर 1 बाई √2 पाई एन बाई वी लिख सकते हैं इंटू डी स्क्वायर, एन बाई वी मतलब ये एन वी, तो एन बाई वी इज इक्वल टू आ जाएगा तुम्हारा, एन बाई वी इज इक्वल टू आएगा पी बटा के बी टी आएगा, तो नीचे एन बाई वी, तो 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल टू लिखेंगे 1 अपॉन √2 पाई, तो क्या है पी, ऊपर में चला गया के बी टी इंटू डी स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, अगर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है तो मीन फ्री पाथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर आता है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर मॉलिक्यूल को दबा दोगे टेम्परेचर कांस्टेंट तो पास पास आ जाएगा, तो मीन फ्री पाथ हाई प्रेशर पे कम हो जाएगा, जितना ज्यादा प्रेशर करोगे मीन फ्री पाथ उतना कम, तो आसान है बाबा, यस देखो कितना आसान है। दूसरा, अगर तुम्हारा प्रेशर कांस्टेंट है तो मीन फ्री पाथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाएगा, जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे मीन फ्री पाथ उतनी ज्यादा होगी, जैसे हाई टेम्परेचर कर दिया तो स्पीड बढ़ जाएगा, है ना, स्पीड बढ़ जाएगा, तो देखो टकराने से पहले रिलेटिव स्पीड बढ़ गया तो थोड़ा दूर चल के टकराएगा ना, थोड़ा दूर चल के टकराएगा, तो टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा मीन फ्री पाथ उतना ज्यादा आएगा। कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होता है समझिए, कोलिजन फ्रीक्वेंसी इज द, अगर मैं एवरेज टाइम बिटवीन कोलिजन डिफाइन कर तो क्या होगा, एवरेज टाइम बिटवीन कोलिजन, एवरेज टाइम बिटवीन कोलिजन, टाइम बिटवीन कोलिजन, इसको रिलैक्सेशन टाइम भी कह सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं, रिलैक्सेशन टाइम भी कह सकते हैं। एवरेज टाइम बिटवीन टू कोलिजन क्या होगा, तो सर मीन फ्री पाथ बटा एवरेज स्पीड, मीन फ्री पाथ बटा एवरेज स्पीड, सर कैसे, देख भाई स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आएगा, हाँ तो लेमडा बटा वी स्पीड, तो लेमडा 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 अपने अभी पढ़ा था वही, लेमडा बटा वी आरएमएस, आरएमएस स्पीड से डिवाइड कर दो, तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी आएगा तुम्हारा, ये टाउ है, ये तुम्हारा रिलैक्सेशन टाइम है, एवरेज टाइम बिटवीन टू कोलिजन, तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी पूछते हैं एक टर्म, कोलिजन फ्रीक्वेंसी आ जाएगा 1 अपॉन एवरेज टाइम बिटवीन कोलिजन, फ्रीक्वेंसी तो 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1 अपॉन लेमडा, ऊपर में आ गया तेरा वी आरएमएस। अच्छा, तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी की अगर मैं बात करूं
तो लेमडा प्रोपोर्शनल टू टी आया था, देखो लेमडा प्रोपोर्शनल टू क्या आया था, टी आया था, हाँ, और ऊपर में वी आर एम एस प्रोपोर्शनल टू रूट टी होता है, तो 1/√t के प्रोपोर्शनल। मतलब ज्यादा टेम्परेचर करने पर, ज्यादा टेम्परेचर पे, मतलब हाई टेम्परेचर पर कोलिजन फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा। टेम्परेचर ज्यादा करोगे तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा, मतलब कोलिजन देर देर में होगा। जितना ज्यादा स्पीड कर दोगे कोलिजन की फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी मतलब टोटल नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड। तो ज्यादा टेम्परेचर पे कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। बस इतनी सी बात है। उसके बाद देखिए डायरेक्ट सवाल आपके पूछे जाते हैं इसमें। डायरेक्ट सवाल कैसे पूछे जाते हैं, तो कुछ सवाल करते हैं, आपको धीरे धीरे चीजें समझ आएगी। पहला सवाल 2020 नीट फेज 1 का सवाल देखिए, मीन फ्री पाथ ऑफ द गैस विथ मॉलिक्यूल डायमीटर d एंड नंबर डेंसिटी n कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है ये, देखो 1 अपॉन क्या था मीन फ्री पाथ, 1/√2π एन डी स्क्वायर, √2π एन डी स्क्वायर, ये एन डी स्क्वायर लिखा था कि नहीं, √2π एन डी स्क्वायर, हाँ एन डी स्क्वायर, देखो डायमीटर का होल स्क्वायर, √2π एन डी स्क्वायर, √2π एन डी स्क्वायर, √2π एन डी स्क्वायर, ये आंसर आ गया, √2π एन डी स्क्वायर, देखो आंसर आ गया। नेक्स्ट देखो, मीन द मीन फ्री पाथ एल फॉर द गैसेस मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन द डायमीटर डी ऑफ द मॉलिक्यूल। तो डायमीटर डी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मीन फ्री पाथ। तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड यहाँ पे सवाल आता है। तो मीन फ्री पाथ गैस विथ मॉलिक्यूलर डायमीटर डी एंड नंबर डेंसिटी, अरे ये फिर 2020 वाले सवाल दोबारा टाइप हो गया गलती से, सॉरी बेटा। ये सवाल देखिए क्या कह रहा है, फॉर अ मॉलिक्यूलर आइडियल गैस विद द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ द स्क्वायर मीन स्पीड वेलोसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल विद द टेम्परेचर। रूट टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है, तो ग्राफ मैंने बना के दिखा था। ये क्या कह रहा है, मीन फ्री पाथ एंड द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट 300 केल्विन एंड 1 atm आर इतना एंड इतना रिस्पॉन्स यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ द कोलिजन। तो फ्रीक्वेंसी इज 1/टाइम, और ये कह रहा है मीन फ्री पाथ, टाइम को क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और ये कह रहा है मीन फ्री पाथ एंड द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट 300 केल्विन एंड 1 atm आर इतना नहीं इतना। तो मीन फ्री पाथ तुमको दिया 3 × 10⁻⁻7 और स्पीड दिया 600। सर अभी कभी आरएमएस लेते हो, कभी एवरेज लेते हो, भाई फॉर्मूला तो रूट अंडर टेम्परेचर पे प्रोपोर्शनल ही होता है ना, और उसकी वैल्यू में थोड़ी सा के जो डिफरेंस होता है बस, तो ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कोलिजन फ्रीक्वेंसी आ जाएगा 600, 3 से 600 को काटोगे तो 200 और इंटू 10⁻7, तो ये आ गया तुम्हारा 2 × 10⁹, 2 × 10⁹ तुम्हारा डायरेक्ट आंसर है। देखो 2 × 10⁹ तुम्हारा डायरेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो बहुत आसान है, इसको क्या ही पढ़ना, कि एक गैस अगर दूसरे गैस के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, दूसरा तीसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में, जब टेम्परेचर सेम है तो पहला और तीसरा थर्मल इक्विलिब्रियम में। इफ टू सिस्टम ए एंड बी सेपरेटली आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ सी एंड ए एंड बी आर आल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम देन विथ ईच अदर, क्या कह रहा है, इफ टू सिस्टम ए एंड बी सेपरेटली आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ सी एंड ए, मतलब ए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में, ए बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में, तो ए और बी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में, ये कह रहा है। तो बहुत आसान है, हाँ और क्या भाई, ये कह रहा है कि ए और बी सेपरेटली सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ए बी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा, आसान है। नेक्स्ट देखिए, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट कहता है नो हीट इंजन कैन नेवर बी 100% इफिशिएंट। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट पता होना चाहिए। हीट इंजन और पंप रेफ्रिजरेटर सिलेबस में अभी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें पूरा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद चाहोगे तो मैं 10 मिनट में ये टॉपिक पढ़ा दूंगा, लेकिन ये अभी सिलेबस में नहीं है, ठीक है, और ना ही जेईई मेन 2026 में एक भी सवाल आया इस पर। तो बस थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए, क्योंकि क्लॉसियस स्टेटमेंट एनसीईआरटी में लिखा हुआ है अभी भी, तो आप ध्यान रख लीजिए बस। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट क्या होता है, नो हीट इंजन कैन नेवर बी 100% इफिशिएंट। कोई भी हीट इंजन 100% इफिशिएंट नहीं हो सकता है। 100% कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। 100% कन्वर्जन, 100% conversion of heat into work is not practically possible by the engine. ठीक है, it is impossible to construct a device that can transfer heat from colder to hotter body by itself. देखो heat hot से cold अपने आप आता है, high से low, cold से heat कम टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पर अपने आप नहीं जाएगा, उसके लिए तुम्हें बनाना पड़ेगा इंजन। ठीक है, बस इतनी सी बात है। आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं।
बताओ, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से सारी चीजें अगर आपको समझ में आ गया होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए, और मिलते हैं यूनिट एंड डायमेंशन के लेक्चर के साथ। उसके बाद हम एसएचएम और वेव कर लेंगे। थैंक यू सो मच। अगला 2 लेक्चर मैं बहुत छोटे-छोटे दे दूंगा, लेकिन यूनिट एंड डायमेंशन प्लीज कवर कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको मजा आएगा, इसकी गारंटी मेरी है। एक बार भरोसा करके पढ़ो, अगर यहां तक तुम आए हो, तुमको भरोसा है तो। ठीक है, बाकी फिर लाइव मिलेंगे। थैंक यू सो मच।